हंसते हंसते कट जाएंगे आपके आईडीटी के रास्ते। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स का टीचर सीए करण शेठ और शुरू करते हैं दोस्तों सप्लाई चैप्टर का वन कॉन्सेप्ट वन क्वेश्चन वीडियो। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम लोग डेली एमसीक्यूज के साथ साथ एक ट्रिकी क्वेश्चन देते हैं और हर रोज एक वन कॉन्सेप्ट वन वीडियो एंड एट द सेम टाइम दोस्तों जीएसटी अमेंडमेंट 1 मिनट के अंदर रिवाइज करते हैं। इट बी सुपर यूजफुल टू यू स्पेशली इन द लास्ट डे ऑफ द एग्जाम। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अभी फटाफट से माय डियर फ्रेंड्स विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई चैप्टर। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ओके वो स्पेसिफिकली डेल्व इन करता है 7.1 सेक्शन की तरफ, जहाँ पे बोला गया है कि भैया ग्लोरी लिमिटेड एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। सेवा ट्रस्ट करके एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, ओके, इट्स अप्रोच्ड बाय ग्लोरी लिमिटेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल अप्रोच्ड ग्लोरी लिमिटेड फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। ग्लोरी लिमिटेड ने 2 लाख डोनेट तो कर दिया, बट एक कंडीशन रखा है कि भैया आपको मेरा होर्डिंग एंट्रेंस गेट पे लगाना पड़ेगा। अब ये सप्लाई है कि नहीं? ये डेफिनेटली सप्लाई है माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज भले ही यहाँ पे ओके आपने एक चैरिटेबल ट्रस्ट को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया हो, यानी कि डोनेशन दिया हो, गिफ्ट दिया हो, बट यहाँ पे आपका जो पर्पस है दोस्तों वो फिलेंथ्रोपिक नहीं है, वो क्लियरली एडवर्टीजमेंट है, एंड विच इज वाई माय डियर फ्रेंड्स इट इज अ सप्लाई अंडर 7.1 एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों हम लोग द टेम्पल ऑफ एंसेस्ट्रल डायटी ऑफ मिस्टर अमन गोयल एंड हिज फैमिली इज लोकेटेड एट बेरी हरियाणा। द टेम्पल इज रन बाय चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अंडर 12AB of Income Tax Act. The family has got unshakable faith in the ancestral deity. Aman is a big entrepreneur having flourishing business. Upon birth of child, donated 10 lakhs. Right on the main door of the sitting hall, a nameplate was placed, donated by Mr. Aman Goel. You are required to examine the leviability. अभी देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला पार्ट रीड करें आप, राइट? तो अमन ने डोनेट कर दिया 10 लाख फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिटिंग हॉल इन द टेम्पल। ऑन द मेन डोर ऑफ द सिटिंग हॉल अ नेम प्लेट वाज ओके प्लेस्ड। यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा बोला है कि अमन या अमन की फैमिली ने बोला ए भाई पैसा दे रहा हूँ ना तेरे को, चल नाम लगा अपने खानदान का वहाँ पे, ऐसा बोला है क्या? नहीं बोला है भाई, कोई कंडीशन नहीं रखी है। ट्रस्टी ने तो सामने से ही क्या है ओके एक जेनरस जेस्चर दिखा के लिख दिया नाम भाई, दैट्स इट। तो यहाँ पे कोई भी ओके एडवर्टीजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं था, क्लियरली ये फिलेंथ्रोपिक मन भाव से हुआ है, एंड विच इज़ वाई दोस्तों सिर्फ पैसा दिया गया है, सामने कुछ उम्मीद नहीं की है कि गुड्स और सर्विस मिले, और इसीलिए ये सप्लाई होगा ही नहीं, बिकॉज देर इज अ कंसिडरेशन बट विदाउट एनी एक्टिविटी, विदाउट एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, ओके, एंड हेंस जीएसटी माय डियर फ्रेंड्स इन दिस केस इज क्लियरली नॉट लेविएबल। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट दोस्तों अगेन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों विद रिलेशन टू कॉस्ट पेट्रोलियम। यस, ओके, कॉस्ट पेट्रोलियम के रिलेशन में दोस्तों ऑलरेडी हम लोग एक कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, ओके, एंड सप्लाई चैप्टर में बाकायदा इसका एक हम लोगों ने अच्छे से डायग्राम भी किया था, इफ़ यू ऑल रिमेंबर। जस्ट अ सेकेंड, यस, ओके, ये था वो डायग्राम विच यू कैन ईजिली रेफर। और यहाँ पे हम लोगों ने क्लियरली एक चीज़ बात समझ ली थी कि जब ओके कॉन्ट्रैक्टर ओके सीजी को कंसिडरेशन दे रहा है, तो एक होता है ऑब्वियसली क्या है रॉयल्टी, जो एक लमसम कंसिडरेशन है, वन शॉट है, जिस पे आरसीएम के बेसिस पे जीएसटी पे करेगा बिजनेस एंटिटी यानी कॉन्ट्रैक्टर। पर दोस्तों एक प्रॉफिट पेट्रोलियम करके भी एक एंगल है जहाँ पे डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स वो अगेन एक कंसिडरेशन चुकाता है सीजी को। ठीक है, प्रॉफिट कहाँ से आता है? टोटल प्रोसीड्स माइनस कॉस्ट। तो जो भी कॉस्ट है बेटा जो ऑब्वियसली इनकर किया होगा कॉन्ट्रैक्टर ने ही, वो अपने पास ही रखेगा, और फिर उसमें से जो भी फाइनली प्रॉफिट आएगा वो थोड़ा अपने पास रखेगा, थोड़ा गवर्नमेंट को देगा। तो जो अपने पास रखा है अगेन मैं अपने आप को ही सर्विस दूँ और अपने आप को ही कंसिडरेशन दूँ, नहीं बेटा, सप्लाई के लिए 2 पार्टीज होनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि भैया आप जो क्या है प्रॉफिट रेमिट कर रहे हो सीजी को, वो डेफिनेटली क्या है कंसिडरेशन है फॉर द लाइसेंसेस दैट दे हैव ग्रांटेड यू, बट इसको स्पेसिफिकली सीजी ने ही क्या कर दिया है, एग्जेम्प्ट कर दिया है। किसको? प्रॉफिट पेट्रोलियम का जो पार्ट रेमिट होता है सीजी को, उसको। ठीक है, ये वाला पार्ट डन। चलो फटाफट से बात करते हैं कांजीलाल अदानी, जो एक ऑयल एक्सप्लोरर एंड प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टर है एंड इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ही एंटर्ड इनटू पीएससी
with government of Gujarat, wherein he gets a license to explore, exploit and sell petrol, crude or natural gas from the government in albeit oil field in lieu of royalty and a share in profit. Perfect, yes. In month of June, Mr. Kanji Lal explored the petroleum reserves at the oil field. He got a portion of petroleum slit, non-taxable under GST, worth rupees 3 lakh as a part of compensation. This petroleum slit is a part of cost petroleum as per the contract entered with the government. Examine the taxability of petroleum slit, right, received by Kanji Lal. तो आज बात हो रही है किसकी? पेट्रोलियम स्लिट की, ठीक है. और पेट्रोलियम स्लिट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंसिडर्ड एज कॉस्ट पेट्रोलियम. और कॉस्ट पेट्रोलियम, ओके, is an amount that I had only incurred, and now I have kept that amount by recovering those expenses that I had incurred to execute this project. And clearly it is not subject to GST, my dear friends, right, as it is not any service to government. ठीक है. तो क्लियरली दोस्तों वही रीज़न यहाँ पे दिया गया है, एंड यहाँ पे यही बोला गया है कि इस पे ऑब्वियसली GST नहीं आएगा. ओके, डन. दोस्तों दूसरा स्पेसिफिकली मैं बात करना चाहता हूँ क्वेश्चन 3 के बारे में, राइट. और क्वेश्चन 3 में माय डियर फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इम्पोर्ट ऑफ सर्विस. अब इम्पोर्ट ऑफ सर्विस हमेशा याद रख लेना है आपको. एक 71B में आता है, एक 71C में आता है. 71B में इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस पर्पस के लिए और पर्सनल पर्पस के लिए उसको 71B में सप्लाई तो बोला जाएगा, राइट. यस, बट माय डियर फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन दैट नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इज कि बॉस आज अगर 71C की बात करें तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए, विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए. एंड ऑब्वियसली दोस्तों अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो और वो भी विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हो तो आपका चाचा मामा ही देगा बेटा. ओके, क्लियरली रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन से ले रहे हो तो ही ये पॉसिबल है, बट इंश्योर करना इट इज़ इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ही जाके वो डीम सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा. ओके, डन. तो ये चीज़ याद रखना. और अभी उसके तहत क्या है, क्वेश्चन 3 फटाफट से सॉल्व कर देना, ठीक है. ये इंटर का है, पर ये डेफिनेटली दोस्तों ओके इंटर में भी पूछा जा सकता है, फाइनल में भी पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना, ठीक है. यस, गुड क्वेश्चन. यहाँ पे काफ़ी सारे केसेस कवर हो जाते हैं. मिस प्रगति रिसीव्ड लीगल सर्विस फॉर हर पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड पेड 1000 पाउंड एज लीगल सर्विस टू मिस उन्नति. ठीक है, क्लियरली दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है. येस, सप्लायर आउटसाइड इंडिया, रिसिपेंट है इन इंडिया, POS इज ऑल्सो इन इंडिया, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है, राइट. For a consideration, yes, 1000 pounds. Is it in relation to its business? No, it is relation to personal problems. But ठीक है, तो भी क्या दिक्कत है भाई, 71B इसे अकोमोडेट कर लेगा. पैसा है तो तेल लगाने गया बेटा कि तेरा प्रॉब्लम पर्सनल है या बिजनेस. ओके, डन, 71B में आ जाएगा. इफ इन अबव केस बोथ ऑफ देम आर रियल सिस्टर्स एंड नो कंसिडरेशन इज पेड, देन विल इट चेंज योर आंसर. ठीक है. अच्छा, इसमें क्या है याद रखना. ओके, जनरली जो ICAI ने स्टैंड लिया है, वो ये लिया है कि अगर स्पेसिफिकली लिखा नहीं है कि दोनों रिलेटेड पर्सन है, ठीक है, या ऐसा लिखा है कि फॉर एग्जांपल वन सिस्टर इज डेफिनेटली डिपेंडेंट ऑन दी अदर, ऐसा स्पेसिफिकली नहीं लिखा तो ऐसे ही समझा जाएगा कि वो लोग इंडिपेंडेंट है. एंड क्लियरली दोस्तों सिस्टर के केस में वो डिपेंडेंसी का कंडीशन ज़रूरी है देखना, और उसके तहत क्या है, अगर वो नहीं एक्सप्रेसली दिया तो अज्यूम किया जाएगा कि वो इंडिपेंडेंट है, और इसीलिए दोस्तों वो अनरिलेटेड माने जाएंगे. ठीक है, डन. तो फिर अनरिलेटेड है तो फिर अपना जो मेन कंडीशन है 71C का कि ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में होना चाहिए, वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो 71C में वो नहीं आएगा. Next is, further in the above case, both of them are real sisters and Miss Pragati receives legal advice for her business and she didn't pay any consideration. Okay. दोस्त यहाँ पे भी क्या है याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, यहाँ पे भी याद रखना सेम ही आंसर आएगा. ऊपर बस क्या था कि एक तो सिस्टर थी और दूसरा पर्सनल प्रॉब्लम था, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है. ओके, रिलेटेड पर्सन भी नहीं है और अपना ये बिजनेस वाला सीन भी नहीं है. ठीक है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस वाला. लास्ट वाले में क्या है, ठीक है बिजनेस वाला सीन है पर एट द एंड ऑफ द डे रिलेटेड पर्सन नहीं है. ठीक है, इसका आंसर थोड़ा चेंज कर देना. ओके, मुझे याद नहीं है अगर मैंने चेंज किया होगा, पर इसका आंसर क्या है स्पेसिफिकली उन्होंने दे दिया था कि भैया ये दोनों सिस्टर है तो भैया क्या है रिलेटेड पर्सन है, पर एक्चुअली 10 में से 9 केसेस में ICAI ने ऐसा स्टैंड लिया है कि अगर लिखा नहीं है
होली डिपेंडेंट, तो फिर क्या है, सिंपल सी बात है, उन्होंने सीधा क्या है ले लिया है एज अनरिलेटेड पर्सन। ओके, तो ये चीज़ क्या है याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो दूसरे केस में स्पेसिफिकली दोस्तों, ओके, प्लीज़ इंश्योर करना कि यहाँ पे इम्पोर्ट ऑफ एनी सर्विस विदाउट कंसिडरेशन ओनली इफ कंडीशन आर फुलफिल्ड। कंक्लूजन क्या दिया है उन्होंने? ओके, ठीक है, डन। आई थिंक मैंने चेंज किया था शायद आंसर, एक बार देख लेता हूँ मैं भी। ओके, ए वाला बी वाला उन्होंने क्या है डेफिनेशन दिया है, import from real sister is not import from related person. GST laws define related person to include members of the same family. Sister is considered as family only if dependent. In the given question it seems Mr. Unnati in UK is quite independent and no. Okay, ठीक है, डन डन, एब्सोल्युटली उन्होंने शायद दूसरे किसी में होगा, कंफ्यूजन होगा मेरे से। ओके, डन, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट से वहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। Sudama and Associates are registered supplier disposing computers owned by business without consideration and it had not claim ITC on such computers। दोस्तों याद रखो, अगर आप कभी भी ओके परमानेंट ट्रांसफ़र करते हो, ठीक, ऑफ अ बिजनेस एसेट जहाँ पे आपने ऑलरेडी ITC ले लिया है, तो फिर इसको क्या है डीम सप्लाई मान लिया जाएगा। ये चीज़ प्लीज़ याद रखना, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ITC अवेल कर लो, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ITC अवेल करना बहुत ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, डन। अगर कर लिया तो परमानेंट ट्रांसफ़र डीम सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बट अगर बेटा याद रखना, ठीक है, ITC अवेल नहीं किया है तो तूने बेनिफिट भी नहीं लिया है, तो फिर इसे गुनाह मानने की ज़रूरत भी, डीम्ड गुनाह मानने की भी ज़रूरत नहीं है। तो पहले केस में वो डीम सप्लाई क्लियरली नहीं होगा अंडर 7(1)(c). नेक्स्ट दोस्तों, Jetalal, who is a dealer of electronic items, gives Babita a birthday gift for free of cost for which it had claimed ITC. Examine whether disposal of computers by okay Sudama नहीं आएगा, I'm so sorry. Answer is yes, क्योंकि दोस्तों क्लियरली यहाँ पे क्या है, ऊपर वाले ने ITC नहीं लिया था पर यहाँ पे उसने ITC लिया है, तो ITC लिया है जो नहीं लेना चाहिए था पर फिर भी उसने लिया है, तो क्लियरली जो परमानेंट ट्रांसफ़र है उसे डीम्ड गुना माना जाएगा, डीम सप्लाई माना जाएगा, ठीक है, डन। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है, जो एक आर्टिस्ट है एंड हु मेक्स टेम्पररी पेंटिंग्स माय डियर फ्रेंड्स। ओके, सॉरी, कंटेम्पररी पेंटिंग्स, माय बैड। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे ही इज रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ कोलकाता। चंद्रगुप्त मौर्य अपॉइंट्स ध्रुव कुमार टू ऑक्शन हिज पेंटिंग्स इन महाराष्ट्र। Dhruv Kumar arranges for auction and identifies the potential bidders. The highest bid is accepted and the painting is sold to the highest bidder. The invoice for the supply of painting is issued by Dhruv Kumar on behalf of Chandragupta Maurya but in his own name and the painting is delivered to the successful bidder. ठीक है, whether Dhruv Kumar can be considered as agent of Chandragupta Maurya। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, चंद्रगुप्त मौर्य प्रिंसिपल है अपना, ओके, ध्रुव कुमार अपना एजेंट है और यहाँ पे आता है वो बिडर जिसने बिड किया है, ठीक है, डन। अब यहाँ पे दोस्तों क्लियरली बोला है द हाईएस्ट बिड इज एक्सेप्ट एंड द पेंटिंग इज सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। द इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ पेंटिंग इज इशूड बाय ध्रुव कुमार ऑन बिहाफ ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इन हिज ओन नेम। तो भैया ओन नेम में दिया है उसने इनवॉइस, तो ओन नेम में खत्म बात, सिंपल सी बात है। ऐसा ही बोला जाएगा कि ध्रुव कुमार ने पेंटिंग बेचा है बिडर को और चंद्रगुप्त ने ये बेचा है ध्रुव कुमार को, ठीक है। तो क्लियरली दोस्तों चंद्रगुप्त ने तो विदाउट कंसिडरेशन ही दिया होगा, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल सी बात है, ओके, चंद्रगुप्त और ध्रुव कुमार का रिलेशनशिप क्लियरली शेड्यूल 1 में फॉल करता है एंड क्लियरली दोस्तों उसे डीम सप्लाई मान लिया जाएगा ओनली ऑन वन बेसिस कि भैया ध्रुव कुमार के पास अथॉरिटी है टू ट्रांसफर द टाइटल एंड द इनवॉइस इज रेज्ड इन हिज ओन नेम, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, 6th वाला क्वेश्चन जो है दोस्तों उसमें छोटा सा क्या है, अपन एक अमेंडमेंट कर देंगे। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ ओके ध्रुव कुमार रेज द इनवॉइस इन द नेम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? बताओ। नहीं दोस्तों, इन दैट सिचुएशन अंडरस्टैंड that the relationship between Chandragupta Maurya and Dhruv Kumar will not be covered under Schedule 1. It will not be considered as deemed supply. As simple as that. Because माल सीधा ऐसे ही समझो कि प्रिंसिपल ने एजेंट को नहीं, प्रिंसिपल ने सीधा एजेंट को सरपास करके बायर को ही बेच दिया। That's it. Next is
क्वेश्चन नंबर 7 आपका चाहिए था दोस्तों, ठीक है। बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग चाम लिमिटेड की, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ झारखंड, manufactures products and appointed Mr. Handsome, who is registered in the state of Maharashtra as Dell caterer agent to sell their products. Being a DCA, he agrees to raise invoice in his own name. This is very important. ठीक है, तो अपने नाम पे क्या है, इनवॉइस रेज करने वाला है, ठीक है। In order to realize the payments from customers on time, he extends short-term based loans and charges them interest. Okay, चलो। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आउटवर्ड सप्लाई के केस में गुड्स सोल्ड बाय मिस्टर हैंडसम इन हिज डीसीए कैपेसिटी 2,80,000। तो दोस्तों क्लियरली ओके, जब एजेंट अपने नाम पे इनवॉइस रेज करेगा तो बाकायदा उसी वैल्यू पे जीएसटी लगाएगा, वो जिस वैल्यू पे बेच रहा है उसी को ट्रांजैक्शन वैल्यू बोला जाएगा। ओके, तो क्लियरली इस पे लग जाएगा जीएसटी। इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम अबव कस्टमर्स फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइडेड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यूज। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पे डीसीए अपने नाम पे इनवॉइस रेज कर रहा है, किसको, बायर को। तो याद रखना वो बेच रहा है, और जब बेचते समय वो इंटरेस्ट लगा रहा है क्योंकि बायर ने डिले कर दिया पेमेंट में, तो वो बोला जाएगा कि बायर ने वो इंटरेस्ट दिया है एजेंट को, ओके, ऑन अकाउंट ऑफ डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, जो 15(2)D में आ जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में आ जाएगा ये भी दोस्तों, ठीक है। इस पे भी लग जाएगा जीएसटी। नेक्स्ट इज कमीशन बिल रेज्ड ऑन चाम लिमिटेड। ऑब्वियसली डीसीए काम कर रहा है चाम के लिए, तो ऑब्वियसली उसको कमीशन देगा। तो सिंपल ऑब्वियसली क्या है, चाम को कमीशन देना पड़ेगा डीसीए को, तो भैया दैट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू जीएसटी, ठीक है। नेक्स्ट इनवर्ड सप्लाई है, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम चाम लिमिटेड बीइंग अ डीसीए, नो कंसिडरेशन वॉज पेड, ठीक है। तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे चाम डीसीए को क्या है, गुड्स दे रहा है, पर क्या ये शेड्यूल 1 में आ जाएगा, यस। क्या ऐसे डीम सप्लाई मान लिया जाएगा, यस। तो डीम सप्लाई मान लिया गया तो क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई भी आ जाएगा इसका, यस। और उसका वैल्यू उन्होंने बोला 2 लाख लेना है, तो भैया 2 लाख पे जो भी जीएसटी बनता है, राइट, विच इज़ व्हाट 18%, तो भैया उसका एटीसी इसको मिल जाएगा, ठीक है, डन। इंटरस्टेट है तो ऑब्वियसली आईजीएसटी का ही क्या है, आईटीसी उसे मिल जाएगा। नेक्स्ट इज रिसीव ट्रेनिंग इन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम चाम लिमिटेड एज पर डीसी अग्रीमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। कितना आ जाएगा, नील। तो दोस्तों आज बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे रिसीव्ड ट्रेनिंग इन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम चाम लिमिटेड एज पर डीसी अग्रीमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। अब यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करते हैं कि चाम ने डीसीए को सर्विस दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब इसको भी डीम सप्लाई गिन लेते हैं, नहीं नहीं, क्यों, क्योंकि याद रख, ओके, जब भी बात हम लोग करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, किसकी, प्रिंसिपल एंड एजेंट की, देख रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें अगर वो शेड्यूल 1 आता है तो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट गुड्स नॉट सर्विस, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट गुड्स एंड नॉट सर्विस। गुड्स अगर होगा तो ही डीम सप्लाई होगा, सर्विस होगा तो भैया वो डीम सप्लाई नहीं होगा, एंड ऑब्वियसली 7(1)(a) के तहत वो सप्लाई भी नहीं होगा क्योंकि कंसिडरेशन ही नहीं है, और इसीलिए उस पर कोई जीएसटी लगेगा ही नहीं बिकॉज वो सप्लाई ही नहीं है, समझा। और इसीलिए देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ आईटीसी बिकॉज सामने वाला जीएसटी लगाएगा ही नहीं। तो ये भी चीज़ याद रखना कि ये सप्लाई में आएगा ही नहीं, पर ऊपर वाला आएगा क्योंकि ऊपर वाला गुड्स और ये वाला सर्विस है। ये बहुत अमेजिंग पॉइंट था, मुझे बहुत अमेजिंग पॉइंट लगा था, ठीक है, डन। तेल लगाने का कंपनी चार्जेस ये वो इसको नहीं कर रहा है ना, खत्म बात, ठीक है, डन। तो बस ये चीज़ क्या है याद रखना, दिस वॉज एन अमेजिंग पॉइंट आई फील। अदरवाइज दूसरा तो ठीक था, प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर होता तो सॉल्व हो ही जाता, ठीक है, डन। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स इज दामोदर प्राइवेट लिमिटेड, okay, registered in Delhi, has transferred the goods to its branch in West Bengal so that the goods can be sold from that branch. The goods have been transferred without consideration. Company believes that transaction undertaken does not qualify as supply as there is no consideration. ठीक है, तो अब सुनो, दामोदर प्राइवेट लिमिटेड registered in Delhi has transferred some goods to its branch registered in West Bengal. तो आपकी दोनों ब्रांचेस क्या है, रजिस्टर्ड इन जीएसटी एंड विच इज वाई सबसे पहले आप ये लिखेंगे यहाँ पे कि डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है। तो डिस्टिंक्ट पर्सन कौन है कि अगर आपकी दोनों ब्रांचेस अलग अलग स्टेट में है और दोनों रजिस्टर्ड है तो उसे 25(4) कहते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन पहले बोला जाएगा।
ये पहले लिखो। उसके बाद क्या लिखोगे कि भाई ओके डिस्टिंक्ट पर्सन है, तो इन दोनों के बीच में अगर ट्रांजैक्शन हुआ है विदाउट कंसिडरेशन विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, तो इसे डीम सप्लाई बोला जाएगा, बिकॉज ये एक्टिविटी शेड्यूल 1 के तहत आता है, तो 7(1)(c) के तहत ये डीम सप्लाई बोला जाएगा। ऐसे लिखना, ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 9, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द अबव case of Suleka Manufacturers? If in the above case, let's say Suleka Manufacturers is a holding company in Delhi supplying goods to its subsidiary company Patralekha Manufacturers in Mumbai. No, why will it be? Because clearly दोस्तों ऊपर by the way ओके ये डिस्टिंक्ट पर्सन का क्लासिक एग्जाम्पल है, और यहाँ पे दोस्तों ये रिलेटेड पर्सन का, बस इतना ही डिफरेंस आएगा। बट डजेंट मैटर डिस्टिंक्ट पर्सन हो या रिलेटेड पर्सन हो, विदाउट कंसिडरेशन अगर गुड्स और सर्विस एक्सचेंज हुआ है तो उसे डीम सप्लाई मान लिया जाएगा, ठीक है। बस ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि दोनों के बीच में संबंध कौन सा है, क्योंकि यही नोट का आपको मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है, डन। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, बात कर रहा हूँ मैं सेक्शन 7(1)(a) की। इसमें जितने भी एडजस्टमेंट्स है दोस्तों वो सब मैंने पूरी कोशिश की है लेने की। तो 7(1)(a) का अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है तो वो यहीं पे मैंने क्या है कैप्चर कर लिया है, ठीक है, ओके। सबसे पहला, मिस्टर ए अ कार डीलर सोल्ड अ कार टू मिस्टर बी फॉर 50,000। क्लियरली दोस्तों देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, एंड विच इज़ वाई माय डियर फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है ये समझना आपको कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स ही बोला जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसफर इज कार ऑन रेंट, तो दोस्तों राइट टू यूज ट्रांसफर किया पर टाइटल ट्रांसफर नहीं किया है, ये हो जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस। नेक्स्ट, मिस्टर एक्स ट्रांसफर हिज गुड्स अंडर हायर परचेज अग्रीमेंट टू मिस्टर जे, तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है हायर परचेज अग्रीमेंट की। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना माय डियर फ्रेंड्स कि भाई हायर परचेज के केस में टाइटल भले ही आज ट्रांसफर नहीं हो रहा है पर कभी ना कभी तो होगा ना, अरे कल होगा पर होगा तो सही ना, यस, तो बस खत्म, टाइटल ट्रांसफर तो हो ही रहा है और उस बेसिस पे पूरी वैल्यू को बोल दिया गया है कि इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। नेक्स्ट, ABC लिमिटेड चार्जेस 20,000 टू मिस्टर C फॉर यूजिंग देयर ग्राउंड, ओके, फॉर मैरिज एनिवर्सरी, तो ठीक है ये रेंटिंग ऑफ इमूल प्रॉपर्टी वाला सीन है, ये भी हो जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है, डन। नेक्स्ट इज मिस्टर D वॉज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ retailing of consumer products, goods worth rupees 5 lakhs were lying go down, he died on 1/4 and Mr. E's eldest son took over the business as his personal representative। तो दोस्तों क्लियरली यहाँ पे याद रखना, जब आदमी मर जाता है और शट डाउन करने वाला होता है बिजनेस और उसके एक दिन पहले का उसके पास अगर कोई भी स्टॉक बचा है तो वो डीम सप्लाई मान लिया जाता है, राइट। क्यों? बिकॉज आपने ऑलरेडी ITC लिया और इसको बेचा है नहीं, तो वो ITC को बेसिकली रिवर्स करना होता है। कैसे रिवर्स करना है 29 सबसेक्शन 5 में देख लो ITC चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं, पर ये डीम सप्लाई तब मत मानना जब क्या है आप ये गुड्स को ओके कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो बाय सेलिंग दैट बिजनेस आइदर ऑन गोइंग कंसर्न टू समवन और आइदर इट इज टेकन ओवर बाय अ रिप्रेजेंटेटिव। तो इससे क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, जो अनयूटिलाइज्ड ITC है वो उनका हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आगे जाके वो आउटपुट टैक्स चार्ज करेंगे, तो आपको कोई रिवर्सल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तो क्या है, बंदा अगर क्या है बंद कर देता है दुकान और ITC लेके बैठा है और उसने वो स्टॉक को बेचा भी नहीं है, तो फिर वो ऐसा ITC है जिसका आपको क्या है बेनिफिट नहीं लेना चाहिए था, फिर भी आपने लिया है, तो इसको रिवर्स कर दो, ठीक है, डन। नेक्स्ट, Shiv Sagar, a restaurant, is serving pav bhaji and tawa pulao to its customers for 100 rupees per plate. Do you realize यहाँ पे इशारा किस बात की तरफ है? इशारा इस बात की तरफ है माय डियर फ्रेंड्स कि ये रेस्टोरेंट है और ये होगा क्या, सप्लाई ऑफ सर्विस। नेक्स्ट, सूर्यवंशम प्रोड्यूस्ड बाय धर्मा प्रोडक्शंस परमानेंटली ट्रांसफर्ड ओके इट्स IPR यानी कि कॉपीराइट्स टू सेटमैक्स फॉर 100 crores। दोस्तों क्लियरली यहाँ पे परमानेंट ट्रांसफ़र है और इसीलिए उसे बोला जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स। नेक्स्ट, बाहुबली प्रोड्यूस्ड बाय राजामौली प्रोडक्शंस टेम्परली ट्रांसफर देयर फिल्म कॉपीराइट्स टू डिस्ट्रीब्यूटर इन महाराष्ट्र। दोस्तों यहाँ पे टेम्पररी ट्रांसफ़र है तो इसे बोला जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस। नेक्स्ट, मिस्टर करण रीपेड हिज हाउसिंग लोन 10 years in just 1 year and Axis Bank tolerated his act of by charging of repaying in advance by charging prepayment fees। तो दोस्तों इसे भी बोला जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस। क्यों? बिकॉज यहाँ पे
clearly they are giving me the service of tolerating an act, okay, an act of, okay, preponing the repayment of loan, ठीक है. नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स बात कर रहे हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू मिस्टर एल्विश वॉज फाइंड 1000 बाय ट्रैफिक पुलिस एज ही ब्रोक द सिग्नल, माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है. तो दोस्तों क्लियरली यहाँ पे वही चीज़ हो रही है कि इसे सप्लाई ऑफ सर्विस या गुड्स कुछ भी नहीं बोला जाएगा, ये सप्लाई ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपने कोई पेनल्टी या फाइन पे किया है इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ. तो ऐसा हवलदार आपको कोई सर्विस नहीं देता, अरे पुढे चला चला थांबू नका, ये सर्विस नहीं है बेटा, ये वायलेशन किया आपने लॉ, इसीलिए आपको क्या है दंडित किया जाता है और इसीलिए पैसा भर रहे हो. आपको सामने क्या सर्विस मिला, कुछ नहीं मिला है भाई, नॉनसेंस. अच्छा, जेठालाल ओके रेंटेड द आउटर स्पेस ऑफ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स टू गोलगप्पा हॉकर हु पेज हिम रेंट ऑफ 1 लाख पर मंथ. क्लियरली दोस्तों यहाँ पे जो गोलगप्पे वाला है ओके वो उसको भाड़ा दे रहा है, इसीलिए जेठालाल इज टॉलरेटिंग द एक्ट ऑफ अलाउिंग हिम इन हिज प्रेमाइसेस टू सेल गोलगप्पा. तो क्लियरली ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, इसमें कोई दो राय नहीं है. नेक्स्ट इज कोल मिनिस्ट्री इज अलॉटेड कोल माइंस ऑफ 1000 crore टू जिंदाल स्टील, बट ड्यू टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ कोलगेट स्कैम SC cancelled their coal licenses of coal blocks and ordered suitable authority to compensate जिंदाल स्टील. अभी यहाँ पे सीन क्या हो रहा है, ये जो कंपनसेशन दिया गया है जिंदाल स्टील को, वो बेटा कोई प्रॉफिट नहीं है जिंदाल स्टील के लिए, उसका नुकसान हुआ है, वो नुकसान की भरपाई करने के लिए क्या है वो कंपनसेशन दिया गया. और जब भी किसी के नुकसान की भरपाई के लिए कोई कंपनसेशन दिया जाता है वो सप्लाई हो ही नहीं सकता माय डियर फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट अ सप्लाई माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है. Next, okay, that is with respect to M. Oberoi Builders are constructing a complex where it has 100 flats, out of which 60 flats are sold on 1/4/2019 and 40 were sold on 1/12/2019. Government issues CC to project on 1/7 and OC on 5/12. ठीक है. तो दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पे 1/7 डेट आ जाएगा. अब आपको ये देखना है 1/7 के पहले कितने फ्लैट्स बिके. तो भैया 100 में से 60 फ्लैट्स वर सोल्ड ऑन 1/4 एंड 40 वर सोल्ड ऑन 1/12, ठीक है. तो एक साथ के पहले 60 फ्लैट बिके, इसे सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा, और एक साथ के बाद 40 फ्लैट बिके, इसे नॉट अ सप्लाई बोला जाएगा, बिकॉज ये 7/2 में आ जाएगा, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग में, ठीक है. डन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है. बात कर रहे दोस्तों यहाँ पे XYZ कंसल्टेंसी की, विच इज़ रजिस्टर्ड इन बैंगलोर एंड सप्लाइज टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस टू इट्स क्लाइंट्स. इट हैज़ बीन प्रोवाइडिंग टेक्निकल कंसल्टेंसी टू BA Limited Mumbai since past 2 years. Consideration is settled by BA Limited assignment wise. BA Limited paid 37 lakhs to XYZ consultancy on 10th of January for XYZ consultancy agreeing not to provide similar technical service to any other business entity in India or abroad for a period of next 8 years. XYZ is of the view that 37 lakhs is not chargeable to GST. दोस्तों क्लियरली यहाँ पे केस क्या हुआ कि आज ओके अगर आप देखेंगे XYZ सप्लाई कर रहा है टेक्निकल कंसल्टेंसी टू इट्स क्लाइंट्स. नाउ इट हैज़ बीन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू BA. अब BA जो है ठीक है वो पैसा दे रहा है XYZ को, क्या BA पेड टू 37 37 lakhs, ये बोल के कि भाई तू ऐसी सिमिलर टेक्निकल सर्विसेज कोई और बिजनेस एंटिटी इंडिया या अब्रॉड में नहीं देगा फॉर द नेक्स्ट 8 years. तो क्लियरली यू आर रिफ्रेनिंग समवन टू डू एन एक्ट, ओके, एंड फॉर दैट यू आर कंपनसेटिंग हिम. क्लियरली इट इज़ अ सप्लाई ऑफ सर्विस एंड 37 lakhs पे GST लग जाएगा, ठीक है. डन. नेक्स्ट दोस्तों बात कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 12 की. तो क्वेश्चन नंबर 12 में सिंपल सी बात है, मिस्टर हैप्पी हैज़ अ ह्यूज residential property located at prime location in Mumbai. He has let out the first and second floor to Mr. Peace for residential purpose. In April, Mr. Peace surrenders his tenancy rights to Mr. Serene for a tenancy premium of 10 lakhs on 1st June. Mr. Serene has also paid the applicable stamp duty and registration on transfer of tenancy rights. Moreover, Mr. Serene has agreed to pay a monthly rent of 1 lakh to Mr. Happy from June. तो दोस्तों यहाँ पे 3 जन हैं, हैप्पी है और हैप्पी ने लेट आउट किया था किसको,
पीस को, एंड थर्ड है दोस्तों कौन, सीरीन। ठीक है, तो हैप्पी ने लेट आउट किया है किसको, पीस को, और पीस ने दोस्तों क्या किया है, ओके दे दिया है ये आगे लेट आउट सबलेट कर दिया है किसको, सीरीन को। तो यहाँ पे पीस सरेंडर्स हिज टेनेंसी राइट्स टू मिस्टर सीरीन। तो ये हो गया आउटगोइंग टेनेंट, ये हो गया इनकमिंग टेनेंट। अब याद रखना, अगर ये टेनेंसी राइट्स ओके हैप्पी ने पीस को दिया होता तो ये एग्जेम्प्ट होता, बिकॉज टेनेंसी राइट्स अगर आप रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के रिलेशन में ओके दे रहे हो किसी टेनेंट को और सामने वो टेनेंसी प्रीमियम दे रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है। बट वो एग्जेम्प्ट कब है, जब लैंडलॉर्ड ये देता है टेनेंट को। पर आउटगोइंग टेनेंट अगर इनकमिंग टेनेंट को ये सरेंडर कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो ये पॉइंट याद रखना, सबसे पहला केस। ठीक है, एंड दूसरा ऑब्वियसली ओके जो सीरीन रेंट दे रहा है हैप्पी को 1 लाख का, वो तो क्या है, एग्जेम्प्ट होगा, सिंपल सी बात। ठीक है, डन, क्योंकि वो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के रिलेशन में है। ठीक है, एंड सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रैंकली इनको और एक दे देना चाहिए था कि मिस्टर सीरीन भी जो है वो क्या है, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ऐसा एक क्लैरिफिकेशन दे देना चाहिए, बिकॉज ऑफ अ वेरी सिंपल रीज़न माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अभी थोड़े सिचुएशन, थोड़े हालात जो है रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के रिलेशन में थोड़े अलग हो गए कि रिसीपेंट अगर रजिस्टर्ड है तो आरसीएम आ जाता है, पर अगर वो इंडिविजुअल है पर्सनल पर्पस के लिए लिया तो एग्जेम्प्ट है, और वो अनरजिस्टर्ड है तो क्वेश्चन ही नहीं आता, एग्जेम्प्ट ही होगा वो, बस दैट्स इट। ठीक है, डन। बट मेजरली एक्चुअली ये क्या है, इसके लिए क्या है मैं बोलूँगा, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू में भी आता है, ये हैप्पी है, परमिंदर है, और कुछ ऐसा क्वेश्चन भी है विथ रिस्पेक्ट टू एमसीक्यूज जो क्या है आता है कई बार। तो इसमें क्वेश्चन 12 में ये वाला प्लाट प्लीज़ क्या है, आउटगोइंग और इनकमिंग रेंट वाला प्लीज़, टेनेंट वाला प्लीज़ ध्यान रखना, ये काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डन, ओके। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 13 की, कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम नेबरिंग हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एज ABC Infra agrees to install effluent plant for treatment of wastewater even though there is no legal requirement to do so। तो अभी हो क्या रहा है यहाँ पे सुनो, एक है आपका ABC इंफ्रा और एक है आपका ओके हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी ओके पैसा दे रहा है ABC को कि ABC तू एक काम कर, तू एक इंस्टॉल कर दे क्या, एफ्लुएंट प्लांट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। अब ABC इंफ्रा को फ्रैंकली ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लीगली उसने क्या है, सब सही किया है, लीगली ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल एनी वेस्ट एफ्लुएंट प्लांट। पर उसका जो नेबर है वो हाउसिंग सोसाइटी ने बोला अरे करना भाई कर, तो बोल रहा है कर, तू मुझे कोई काम करवा रहा है तो पैसा दे, सिंपल। तो योर माय डियर फ्रेंड्स, द हाउसिंग सोसाइटी गिव्स दैट मनी टू ABC इंफ्रा एंड ABC इंफ्रा literally okay does an obligation to do an act and in return is receiving a consideration for it, and which is why it is a supply of service। ठीक है, डन। इसका एक्सप्लेनेशन देखो एक बार, there is an express agreement by the recipient of money where he must be under a contractual obligation to do an act and consideration flows in return for the same। In this case ABC Infra receives consideration from neighboring housing cooperative to install effluent water for which no legal requirement is required। Therefore, ABC is doing an obligation to do an act of installing plant for treatment of wastewater for a consideration of 5.5 lakhs। Hence, it is supply of service under 7(1)(a। ठीक है, डन। तो ये मुझे लग रहा है बहुत अमेजिंग है, बिकॉज याद रखो ओके ये 3 केस में इसके एग्जाम्पल्स इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एक्ट यानी कि किसी को रोकना कि तू मत कर ओके, और तू ये नहीं करेगा तो उससे मुझे फ़ायदा होगा, इसीलिए वो फ़ायदा मैं थोड़ा बहुत तुझे क्या है दे देता हूँ कि तू नहीं करेगा तो मैं तुझे पैसा दूंगा। तो कुछ ना करने के लिए भी पैसा दिया जाता है। सेकेंड, टॉलरेट एन एक्ट, कि आपका एक्ट बर्दाश्त करना, ठीक है। फिर उसमें आपने डिलेड पेमेंट किया तो मैंने आपको इंटरेस्ट लेट फी लगाया, आपने अगर बैंक के केस में फटाफट से लोन रीपेमेंट कर दिया तो मैंने आपको प्री पेमेंट चार्जेस लगाया, राइट। ऐसे बहुत सारे एक्ट है जहाँ पे आप क्या टॉलरेट करते हो किसी का एक्ट। आपका फॉर एग्जांपल एक शॉप है, उसके बाहर जगह है,
और वो आपने किसी को भाड़े पे दे दी, राइट, कि भाई तू धंधा कर पर मुझे पैसा दे दे, तो ये सब टॉलरेटिंग एन एक्ट है। पर इसका एग्जाम्पल है ना बहुत कम मिलता है, और इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली इसका एग्जाम्पल लिया, सो दैट आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो भैया ये थर्ड वाले का है, अग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, और ये फिगर आउट ही नहीं कर पाता कोई, ठीक है। और अगर कोई करके भी आएगा तो मुझे लग रहा है कोई सप्लाई गुड लिख के आएगा ये बोल के कि भैया मैंने तो यहाँ पे इसको प्लांट दिया है तो ये तो गुड्स हुआ, ऐसा कुछ लिख के आ जाएगा, पर ये तो नहीं लिखेगा 110%। तो ये एग्जाम्पल आपका मॉड्यूल का ही है जो पूछा गया है, और ये इंटर में भी पूछा गया है बहुत बार, राइट। तो आपके लिए भी क्या ये ज़रूरी है दोस्तों, एंड आई होप दैट मेक सेंस, ठीक है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज अगर आप इसको बिना पढ़े क्या है जाओगे ना और पढ़ोगे एक बार तो फिगर आउट ही नहीं कर पाओगे कि ये क्या है, एक क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है यही नहीं समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो ये इसी का है, और इसको स्पेसिफिकली बोला गया है कि ये है सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। डन। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स इज क्वेश्चन नंबर 14. Diligent Force, a professional training institute, gets training material of aptitude quotient printed from Durga Printing House. The content of material is provided by Diligent Force, ठीक है, who owns the usage rights, while physical inputs including paper, okay, used for printing belong to Durga Printing. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट करना है भैया, मुझे प्रिंट करना है ट्रेनिंग मटेरियल, ठीक है, जो बेसिकली कुछ बुक वगैरह होगा। तो यहाँ पे दुर्गा प्रिंटिंग हाउस मुझे गुड्स दे रहा है, ये सर्विस, ये क्वेश्चन है। तो क्लियरली दोस्तों आप प्रिंटिंग पेपर पे करते हो, तो सामने वाला आपको सर्विस भी दे रहा है, गुड्स भी दे रहा है, सर्विस दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग एंड गुड्स इन द फॉर्म ऑफ पेपर। तो ये कंपोजिट सप्लाई है, यस। तो अब क्वेश्चन आता है पलड़ा किसका भारी है, गुड्स का कि सर्विस का। तो क्लियरली दोस्तों ओके, ट्रेनिंग मटेरियल में सबसे पहले स्टूडेंट चेक नहीं करेगा कि पेपर का क्वालिटी कैसा है, वो चेक करेगा कि भैया उसका कंटेंट कैसा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और कंटेंट छपता है, और छपने की एक्टिविटी को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिंटिंग, और प्रिंटिंग क्या है बेटा, सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 7(2), मिस्टर वंश एम्प्लॉय ऑफ, अच्छा तो मैं ये आया क्यों था बेटा, ये इसीलिए आया था बिकॉज यहाँ पे डेडिकेटेड क्वेश्चन है प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये सब सप्लाई ऑफ सर्विस, ये सब सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपका रेट चेंज होता है एनवलप का, वेडिंग कार्ड्स का, टिश्यू पेपर का, ऑन द क्वालिटी ऑफ द पेपर, और पेपर क्या है, गुड्स, वैसा, ठीक है। डन। बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं मिस्टर वंश की। एन एम्प्लॉय ऑफ किंगफिशर एयरलाइंस गेट्स फॉलोइंग अमाउंट्स फ्रॉम इट्स कंपनी सैलरी, ओके। तो अब इसका क्या, जो सैलरी उसको मिल रहा है, परक्विजिट मिल रहा है, कंपनसेशन मिला है फॉर प्री मेच्योर टर्मिनेशन, राइट, ये सब क्या है, ये सब नॉट अ सप्लाई, बिकॉज ये सब पैसा उसको मिलता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एंड लास्ट इज नॉन कम्पीट फीस, ये टैक्सेबल है, ओके, क्योंकि ये ऑब्वियसली दोस्तों अग्रीमेंट होता है बिटवीन एक्स एम्प्लॉयर एंड एक्स एम्प्लॉई। तो भाई जो पैसा मिल रहा है एक्स एम्प्लॉई को फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर, वो है आउटसाइड द एम्बिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट इज़ नॉट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट इज़ आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड क्लियरली वाई विच इज इट इज़ टैक्सेबल, ठीक है, और इसे सप्लाई बोला जाएगा, ठीक है। डन। नेक्स्ट इज बात कर रहा हूँ मैं कृष्णा देव की, जो एक ट्रेडर है बेस्ड इन इंडिया। रामा कृष्णा, ब्रदर ऑफ कृष्णा, इज लोकेटेड इन चेन्नई एंड इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स. Krishna places an order with Ramakrishna for procurement of certain goods from local market in Chennai. Before shipment of China, he sold it to Cristiano, a trader located in Brazil. तो सीधा क्या है, चाइना से गुड्स जाता है ब्राज़ील। तो भैया सिंपल सी बात है, आज ये रामकृष्णा ने ऑर्डर किया था किसको, कौन है भाई वो चाइना वाला, कौन है रे, कृष्णा देव, ओके, और सीधा बोला चाइना से ब्राज़ील भेज दे, एंड क्लियरली द गुड्स आर नॉट एंटरिंग इनटू इंडिया, ओके, वो सीधा नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में चला गया है। तो जब ऐसा कोई सप्लाई होता है वेयर द सप्लाई इज फ्रॉम वन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट दैट गुड्स एंटरिंग इंडिया, इट इज नॉट अ सप्लाई अंडर 7(2). नेक्स्ट, डिटरमाइन वेदर GST is payable in case of following independent cases. Dhruv developer sold a plot of land in Greater Noida after laying down drainage lines, वाटर लाइन्स एंड इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स। बेटा तेल लगाने का
आपने वो लैंड को डेवलप किया या अनडेवलप्ड ही बेच दिया, लैंड तो लैंड ही है, वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी ही है, उसको जब भी बेचोगे सिंपल सी बात है, इट विल बी कंसिडर्ड नॉट अ सप्लाई बिकॉज वो नीदर गुड्स एंड नॉर सर्विस। ओके, तो ये 7.2 में क्लियरली आ जाएगा, नॉट अ सप्लाई। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, गगन इंजीनियरिंग है, रजिस्टर्ड इन हरियाणा, इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज फॉर हैवी स्टील मशीनरी। फॉर कैरिंग आउट रिपेयर वर्क, गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड सेंड्स इट्स container trucks equipped with items like repair equipments, consumables, parts from Haryana workshop to its own repairing centers. Okay, registered under GST, located in other states across India where the client's machinery are being bought and then repaired. तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, सिंपल सी बात है, मेरी एक हरियाणा में क्या है रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है, वहाँ से अलग अलग स्टेट में क्या है, ये जाता है क्या ट्रक, जिसके अंदर है सब रिपेयर इक्विपमेंट्स, कंज्यूमेबल आइटम्स। ओके, तो ये जो भी छोटे छोटे सेंटर्स है, ओके सिंपल सी बात है, जो मेरे क्लाइंट्स है, ठीक है, वो सेंटर पे लेके आते हैं मशीनरी को, मैं अपना ट्रक लेके जाता हूँ ये सेंटर पे, और क्या है, इनके मशीनरी को ठीक करता हूँ और ये फिर वापस अपना मशीनरी अपनी फैक्ट्री में लेके जाते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि ये जो ट्रक जा रहा है जिसके अंदर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सामान है, ठीक है, वो ट्रक क्या सप्लाई है क्या? आंसर इज नो। वो जो ट्रक है, दो इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ ट्रक है बेटा, वो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिकली एक सर्कुलर यहाँ पे घोषित किया गया था जिसने बोला है कि भैया आज अगर कोई ट्रक जा रहा है फ्रॉम माई वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, आइदर इन द सेम स्टेट और डिफरेंट स्टेट, डजेंट मैटर, ओके, अगर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में एक कन्वेंस का मूवमेंट हो रहा है विच इज एन इंटरस्टेट मूवमेंट, तो प्लीज कंसिडर इट एज मूवमेंट एंड नॉट सप्लाई। तो वो ट्रक पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा मेरे भाई, क्योंकि वो मूवमेंट है, वो सप्लाई नहीं है। ऐसा नहीं कि एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा, समझा? हाँ, अगर ऐसा है तो फिर उसे बोला जाएगा क्या, सप्लाई। कि अगर लेट्स से मेरी मुंबई ब्रांच से दिल्ली ब्रांच गया और फिर वापस आने ही नहीं वाला है, ओके, क्योंकि दिल्ली ब्रांच क्या है, आगे उसे बेचने वाला है शायद, ओके, फर्दर सप्लाई के लिए उसने रख दिया, क्योंकि अभी अपने को नहीं चाहिए, तो भाई उसने बोला कि मैं ग्राहक ढूंढ के लाऊंगा, तो फिर मैंने बोला ठीक है देख ले फिर, तो फिर मैं क्या उसे डीम सप्लाई बोल सकता हूँ। पर अगर वो आते जाते रहता है, जाएगा वापस आएगा, जाएगा वापस आएगा, जाएगा वापस आएगा, तो भैया उसे इंटरस्टेट मूवमेंट ही बोला जाएगा, ठीक है। तो क्लियरली दोस्तों ये भी क्या है, स्पेसिफिकली चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे जानी है कि बॉस इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन आइदर कैरिंग गुड्स, पैसेंजर या फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का सामान विल बी कंसिडर्ड नॉट अ सप्लाई, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, यहाँ पे सरवाना एंड सन्स है दोस्तों, उन्होंने लिकर बेचना शुरू कर दिया है। बाय द वे दीज आर वेरी बिग पीपल इन तमिलनाडु, सरवाना भवन, राइट। अभी वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, स्टेट गवर्नमेंट उसे दे देता है, ठीक है, ओके, जो भी उसका स्पेसिफाइड फीस है वो लेकर। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है सरवाना को, क्या उस पर जीएसटी लगेगा? नहीं, क्योंकि ये अभी 7.2 के अंदर एक्टिविटी कवर हो जाएगा, राइट, वेर यू आर सप्लाइंग अल्कोहलिक लीकर का लाइसेंस। अच्छा, सरवाना भवन का लूट के ये अल्कोहलिक लीकर बेचेगा तो क्या होगा? तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 9(1) में दोस्तों अल्कोहलिक लीकर पे जीएसटी नहीं लगेगा, ये बाकायदा बोल दिया गया है कि चार्जिंग सेक्शन तो इस पे और वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे लग ही नहीं सकता, बिकॉज वो जीएसटी की ही परव्यू से बाहर है, चार्जिंग सेक्शन से ही बाहर है दोस्तों, डन, ओके। अब आते हैं दोस्तों मिसलेनियस पे। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। वासुदेव एक माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर है, ही हैज़ क्रॉस द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23 एंड हैज़ नाउ ड्यूली रजिस्टर्ड इन गुजरात, ठीक है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो है वो क्या है? वासुदेव इज एन ऑपरेटिंग मेंबर इन माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन सर्विसेज एट एल्बिट ऑयल फील्ड, भावनगर, गुजरात. He has provided certain services to joint venture at same site in which he is also a member. He believes that the consideration received from JV is cost recovery. तो अब उसको लगता है कि ये कॉस्ट रिकवरी है, नॉन टैक्सेबल है, पर एक्चुअली ये क्या है? सिंपल सी बात है, वो एक ऑपरेटिंग मेंबर था, राइट, एंड ही हैज़ प्रोवाइडेड सर्टन सर्विसेज टू जॉइंट वेंचर,
ओके, इन विच ही इज ऑल्सो अ मेंबर। तो जब भी क्या है, एज अ जॉइंट वेंचर में सर्विस दे, एज एन ऑपरेटिंग मेंबर मैं अगर सर्विस दे रहा हूँ मेरे ही क्या है जॉइंट वेंचर को, और सामने मुझे कंसिडरेशन मिल रहा है जो है अराउंड 15 lakhs, ओके, इट इज़ अ सप्लाई ऑफ सर्विस माय डियर फ्रेंड्स। तो इस पर डेफिनेटली क्या है जीएसटी लग जाएगा। ओके, तो डेफिनेटली क्या है इस पर आउटपुट टैक्स आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट, yes purchase certain machinery from Mumbai Maharashtra to render services to JV, okay, at Elbit oil field। तो आज उसने ये परचेज किया है, ओके, मशीनरी। तो क्लियरली क्या है उसने वो परचेज किया है फ्रॉम मुंबई, वो कहाँ पे है, गुजरात में। तो मुंबई से वो गुजरात लेके आए, क्लियरली इट इज़ एन इंटरस्टेट परचेज, तो इसका उसको आईटीसी मिल जाएगा आईजीएसटी का। ठीक है, डन। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम लोग, अच्छा ये भी याद रखना ये C+S का लायबिलिटी है, बस दैट्स इट। ओके, ही हैज़ ऑब्टेन प्रोफेशनल सर्विसेज फ्रॉम अ सीनियर एडवोकेट टू रिप्रेजेंट हिम इन अ मैटर बिफोर द ट्रिब्यूनल। ओके, और वो सीनियर एडवोकेट भी कहाँ का, गुजरात का है, और वो भी कहाँ है, गुजरात का ही है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मेरा रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड एक्सीड हुआ था, तो बोल दिया है कि हाँ भैया हुआ था, यही लाइनें यहाँ पे दी है। ओके, डन। तो क्या आरसीएम आ जाएगा, आरसीएम आ जाएगा यहाँ पे, और इसका आईटीसी भी मुझे मिल जाएगा, इसका आरसीएम भी C+S ही होगा। सप्लायर है दोस्तों एडवोकेट, और लीगल सर्विस दे रहा है, तो 12(2) में ही आएगा, जहाँ पे रिसिपेंट अगर आपका रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट ही आ जाता है, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो LOS भी गुजरात, POS भी गुजरात। नेक्स्ट, he was allotted an office on rent by state government of Gujarat close to the seashore of Elbit oil field। तो यहाँ पे दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी का सर्विस दे रहा है, ओके, वासुदेव को। तो क्लियरली क्या वासुदेव रजिस्टर्ड पर्सन है, यस, सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी दिया जा रहा है, तो क्लियरली यहाँ पे आरसीएम आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, गुजरात गवर्नमेंट ही है, तो यहाँ पे भी आईटीसी मिल जाएगा आपको C+S का। अच्छा, ही गॉट पोर्शन ऑफ पेट्रोलियम स्लिट एज अ पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन वाइल एक्सप्लोरिंग द पेट्रोलियम रिजर्व्स एट एल्बिट ऑयल फील्ड विच एज पर द कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम। तो भैया इस पर नो जीएसटी। ओके, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, डन। ही सेल्स द पेट्रोलियम स्लिट टू अ SEZ डेवलपर इन भावनगर, ही हैज़ ऑलरेडी फाइल्ड LUT। तो दोस्तों जब आप क्या है ये बेचते हो SEZ एरिया को, तो जीरो रेटेड सप्लाई बोला जाता है इसको, जिस पे जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि उसमें हम लोग LUT के थ्रू करते हैं, ना कि IGST के थ्रू। ठीक है, तो क्लियरली नो जीएसटी लायबिलिटी। नेक्स्ट, कंसिडरेशन रिसीव्ड इन द नेचर ऑफ रिकवरी ऑफ बॉन्ड इन केस ऑफ 3 एम्प्लॉयज लीविंग एम्प्लॉयमेंट बिफोर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 year एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्लियरली मिला एक लॉस हो रहा है, राइट। लॉस क्यों हो रहा है, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कंटिन्यू करेंगे फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 year, पर उनके पहले ही वो चले जा रहे हैं, इसकी वजह से क्या है उनको मुझे पैसा देना पड़ेगा। क्यों पैसा देना पड़ेगा, बिकॉज उनके ना होने के कारण मेरा जो काम बिगड़ेगा उसका मैं उनसे पैसा ले रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा नुकसान ही कंपनसेट हो रहा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियसली दोस्तों उस केस में इट इज़ नॉट अ सप्लाई। ठीक है, और ये बाकायदा हम लोगों ने यहाँ पे भी पढ़ा है, अगर आप देखेंगे ये लिस्ट, तो राइट, फॉर फीचर ऑफ एन सैलरी इन द इवेंट ऑफ एम्प्लॉय नॉट सर्विंग नोटिस। ओके, तो इस तरह से अगर क्या है कोई बॉन्ड भी क्या है कोई एम्प्लॉय तोड़ता है और उसके रिलेशन में कंपनसेशन किया जाता है, यही आएगा वो। ठीक है, डन। कंसिडरेशन रिसीव टूवर्ड्स transfer of tenancy rights in Gujarat which according to Vasudev is not liable to GST it has suffered stamp duty। नहीं भाई, क्यों ऐसा, clearly it will be subject to GST and clearly okay, वहाँ पे GST लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है बॉस, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, तो आज consideration received towards transfer of tenancy rights in Gujarat which according to us it is subject to GST and I am assuming it is a commercial property। ठीक है, ओके, जस्ट बिकॉज उसने स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन फी भरा है, दैट डज नॉट टेक अवे द फैक्ट कि भैया जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा उसके लिए जीएसटी लॉ देखो, एंड डेफिनेटली टेनेंसी राइट्स इज नथिंग बट सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके, नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स,
consideration received from mining leaseholders for renting of 5 dumpers including driver given for transport of minerals within the minimum area for a period of 2 years. Again दोस्तों, consideration received from mining leaseholders for renting of 5 dumpers. तो अगेन यहाँ पे क्या है, आउटपुट टैक्स आपका लग जाएगा, ये भी आउटपुट टैक्स ही है, ओके, क्योंकि आप रेंटिंग का सर्विस दे रहे हो, ठीक है. नेक्स्ट, ही हैज़ बीन असाइन द मिनिमम mining right for government from government and the amount of IGST involved against royalty payment is 3 lakhs. ठीक है, तो यहाँ पे he has been assigned the mining right from government and the amount of IGST involved against royalty payment was 3 lakhs. तो क्लियरली दोस्तों आपने ये माइनिंग राइट्स खरीदे हैं गवर्नमेंट से एंड उसके रिलेशन में माय डियर फ्रेंड्स जो IGST वो है कितना, 3 lakhs. ओके, क्लियरली इसका क्या है, आपको ITC मिल जाएगा, इसमें कोई दो राहे नहीं है. पर जैसे दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, राइट, ये डायग्राम के वक्त ही, कि ये जो रॉयल्टी वो पे करता है, ठीक है, उस पर टैक्स पेबल होगा क्या, एज पर RCA, क्योंकि यहाँ पे CG इज़ बेसिकली डीलिंग विद अ बिजनेस एंटिटी, राइट, वो बिजनेस एंटिटी को ही सर्विस दे रहा है और सामने वो पैसा दे रहा है, तो योर टैक्स विल बी पेबल एज पर RCA, ठीक है, जिसका ITC ऑब्वियसली उसको मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, डन. Assume CGST SGST rates is 2.5% each and IGST rate 5% on supply of goods, ठीक है. नेक्स्ट, assume CGST SGST supply of service पे 18% है, ठीक है, and there is an opening balance of 34,000 in e-cash ledger as there was no ITC. 15,000 in e-credit ledger was brought forward as IGST, 50,000 in CGST and 9,000 in ओके SGST, ठीक है. तो ये जो बैलेंस है वो क्या आपका ई क्रेडिट यानी ITC का ओपनिंग बैलेंस है और ये जो है वो आपका कैश लेजर का है, ठीक है. तो इसमें इतना ही क्या है याद रखना कि भाई सबसे पहले तो पूछा क्या, कंप्यूट द मिनिमम नेट GST पेबल. तो फ्रेंकली स्पीकिंग इसका है ना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको नेट GST पेबल फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट कर लो आप, ओके, वो ऑब्वियसली होगा आउटपुट टैक्स माइनस ITC. एंड लास्ट में एक लाइन लिख देना कि फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से ई कैश लेजर SGST में आता है 40,000 का क्या है अमाउंट एज पेबल, तो आप वहाँ पे बस इतना लिख देना कि आप ई कैश लेजर में और 6,000 ही ऐड करोगे, क्योंकि 34,000 ऑलरेडी उसके अंदर है, ठीक है, डन, दैट्स इट. और कोई ज़्यादा क्या इसका कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि अपने को फाइनली नेट GST पेबल दिखाना है, ओके, और वो अपने आउटपुट टैक्स माइनस ITC से ही आता है, ठीक है, दैट्स इट. तो योर दोस्तों वी हैव डिस्कस्ड द एंटायर टैक्सेबिलिटी ऑफ, ओके, क्वेश्चन नंबर 20, जहाँ पे कब टैक्स लगेगा, कब ITC मिलेगा, राइट, वो सब हम लोगों ने दोस्तों चीज़ें डिस्कस कर ली है, ठीक है, डन. काफ़ी अच्छा समझा दोस्तों, ये मुझे बहुत मज़ा आया. ओके, इंश्योर करना कि क्या है आप भी इसे अच्छे से एनकैप्सुलेट करें एंड अच्छे से समझ ले चीज़ों को, ठीक है, डन. ओके गाइस, नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 की. 21 में माय डियर फ्रेंड्स बात हो रही है मेजर्स डीवा फैशन की. तो यहाँ पे मिस डीवा फैशन प्रोप्राइटर मिस डीवा रजिस्टर्ड सप्लायर इन लुधियाना अंडर GST लॉ हैज़ मेड द फॉलोइंग सप्लाईज इन द मंथ ऑफ February. ठीक है, चलो सबसे पहला क्या है, सप्लाई ऑफ डिजाइनर सिल्क पैक्ड इन डिजाइनर बॉक्सेस टू अ बुटीक इन मुंबई एज पर कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड विद अ बुटीक अमाउंट ऑफ 25 लाख. ठीक है, तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ ड्रेस डिजाइनर सिल्क ड्रेस पैक्ड इन डिजाइनर बॉक्स टू अ बुटीक इन मुंबई. तो यहाँ पे दोस्तों ओके सिंपल सी बात है, ऐसा ही बोला गया है कि भैया ये नेचुरली बंडल्ड है एंड क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे ड्रेसेस अपने बॉक्सेस के साथ क्या है, डिज़ाइनर बॉक्सेस के साथ ही जाएंगे, इसीलिए वो नेचुरली बंडल्ड का क्या है उन्होंने इक्वेशन डाला है एंड अकॉर्डिंगली कंपोजिट सप्लाई है. तो फिर सिंपल सी बात है, इसमें प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लग जाएगा और प्रिंसिपल सप्लाई यहाँ पे ऑब्वियसली क्या है आपका डिज़ाइनर ड्रेस है दोस्तों. तो डिज़ाइनर ड्रेस का रेट क्या है, सिल्क ड्रेसेस थी ना, डिज़ाइनर सिल्क ड्रेसेस, ओके 18%, तो 25 लाख पे यहाँ पे 18% लग जाएगा. ठीक है, एंड क्लियरली दोस्तों आप लुधियाना में हो और आपने
ओके, ये फाइनली क्या है, मुंबई की बुटीक में भेजना है तो भैया यहाँ पे लग जाएगा IGST, ठीक है, डन। सप्लाई ऑफ 600 किट्स एट 1000 ईच किट अमाउंटिंग टू 6 लाख रुपीज टू मिस अरोरा इन अमृतसर पंजाब। ईच किट कंसिस्टेड ऑफ 1 सिल्क दुपट्टा, 1 साड़ी ब्रॉच एंड 1 लिपस्टिक। क्लियरली दोस्तों यहाँ पे ये क्लासिक एग्जाम्पल है मिक्स सप्लाई का, और यहाँ पे 6 लाख पे हाईएस्ट रेट लगेगा। अब दुपट्टा ब्रॉच और लिपस्टिक है, दुपट्टा ब्रॉच लिपस्टिक 18%, ठीक है। नेक्स्ट, Miss Diva organizes a fashion show in Chandigarh. Zion Exports, a registered entity in Jaipur, has sponsored the show for which Messrs Diva Fashions received 7,50,000 from it. Okay. तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे तो क्या चीज़ है, Messrs Diva organizing a fashion show, Zion has sponsored the show। तो Zion ने स्पॉन्सर शो किया यानी पैसा दिया है डीवा को। अब Zion कौन है भैया, लिमिटेड है, यानी कि वो एक कंपनी है। तो आज रिसिपेंट कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म, यस, तो आरसीएम के तहत जियोन ही पे करेगा यहाँ पे टैक्स। ओके, आई एम लीस्ट कंसर्न, डीवा इज लीस्ट कंसर्न, ठीक है, डन। नेक्स्ट, फोर्थ क्या है, 200 किट्स आर गिवन एज फ्री टू कस्टमर्स ऑन द ओकेजन ऑफ 5th एनिवर्सरी ऑफ मेजर्स डीवा फैशंस। ईच किट कंसिस्ट ऑफ 1 दुपट्टा, 1 साड़ी ब्रॉच। कॉस्ट ऑफ किट इज 350। ओपन मार्केट वैल्यू not available, ITC has not been taken, very important information। तो दोस्तों क्लियरली यहाँ पे ये सप्लाई नहीं बोला जाएगा, क्योंकि आप कुछ ऐसा दे रहे हो फ्री में जिस पे आपने ITC लिया ही नहीं, ठीक है। तो क्लियरली देयर इज अ परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स विदाउट कंसिडरेशन, बट ITC वॉज नॉट अवेल्ड, हेंस इट इज नॉट अ डीम सप्लाई, ठीक। फिफ्थ वाला क्या है, Professional services provided free of cost by Messrs Diva to her independent married sister to set up her own boutique in Delhi. Cost of providing services 1 lakh, but open market value not available. Again, this is not a supply, my dear friends, because आप अपनी डिपेंडेंट सिस्टर ने इंडिपेंडेंट सिस्टर को ये सर्विस दे रहे हो, तो आप रिलेटेड पर्सन ही नहीं हो। तो विदाउट कंसिडरेशन वाले ट्रांजैक्शंस डीम सप्लाई को क्वेश्चन ही नहीं आता दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करने का। नेक्स्ट, Messrs Diva enters into a contract on 1st February for 3 years with Miss Shikha, a local model, to act as a brand ambassador for 1 lakh per annum. Miss Shikha terminated the contract on 2nd February 2023। कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है, यानी कि ये 24 तक जाएगा, पर इसने 23 में ही क्या ख़त्म कर दिया। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, मिस दीवा रिसीव्ड 25% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट फीस पेड टू मिस शिखा एज द कॉन्ट्रैक्ट इट टर्मिनेटेड बिफोर 3 years on 15th February. Miss Shikha has received a contract fee for 2 years at the time of termination। तो सिंपल सी बात है, 2 लाख का 25% कितना होता है, 50,000। उतना पैसा दिया है किसने, शिखा ने डीवा को, राइट। क्यों दिया है, क्योंकि भैया इसने एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, एज सिंपल इज दैट। और जब भी मेरे बंधु आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हो और सामने उसके रिलेशन में लिक्विडिटी डैमेजेस पे करते हो, तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे भी क्या है, स्पेसिफिकली लिखा है ओके कि लिक्विडिटी डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माय डियर फ्रेंड्स विल नॉट बी सब्जेक्ट टू GST बिकॉज इट इज़ नॉट अ सप्लाई, ठीक है। तो वो सप्लाई ही नहीं है, ऐसा ही माना जाएगा। डज दैट मेक सेंस, यस सर, ठीक है, डन। अरे अच्छा, लास्ट वाला देख लो, मिस अरोरा पेड इंटरेस्ट ऑफ 8,850 rupees inclusive of GST for delay in making payment to Messrs Diva Fashions। तो दोस्तों क्लियरली यहाँ पे भी क्या है, ओके आ जाएगा ये अमाउंट, पर ये इंक्लूसिव ऑफ GST है, तो GST का अमाउंट निकाल के क्या है डालना, ठीक है। तो मिस अरोरा पेड GST इंटरेस्ट टू मिस अरोरा पेड GST टू the extent of 8,850 inclusive of GST for delay in making payment of Diva Fashions, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है ना एक ही है यहाँ पे, पता है क्या, कि इस पे मैं कौन सा रेट लूँगा, रेट ऑफ टैक्स, क्योंकि दीवा फैशन तो कितना सारा बेच रही है, सब गुड्स भी बेच रही है, सर्विस भी बेच रही है, तो ये किसके रिलेशन में, ये उनको आइडियली दे देना चाहिए था, ये दे देना चाहिए था, राइट। पर दोस्तों जैसे आप देख सकते हो ऊपर भी कि ये वाला कंपोजिट सप्लाई है, ये वाला कंपोजिट सप्लाई एज यू कैन सी, और दूसरा वाला क्या है, मिक्स सप्लाई, और दोनों में रेट एप्लीकेबल क्या है, 18% ही है, राइट।
तो फिर उसके रिलेशन में ही क्या है मैं बात करूँगा और 18% यहाँ पे ले लूँगा, ठीक है। तो 8850 डिवाइडेड बाय 118 मल्टीप्लाई बाय 100 वैसा, दैट्स इट अंडरस्टैंड। ओके, ये बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक है। और मुझे लगता है क्वेश्चन और बेहतर तरीके से स्पेसिफाई करता तो बेटर होता। ये तो मैंने ले लिया है रेट, क्योंकि ये जनरल रेट है। दूसरा क्या है, ऊपर से भी थोड़ा अनुमान लगता है, पर यहाँ पे भी वो ट्विस्ट दे सकते थे। तो मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन में बेटर है कि भाई लिख दे कि भैया ये क्या बेचा था जिसके वजह से डिले पेमेंट हुआ है, और उसके रिलेशन में उस पर इंटरेस्ट रेट पे क्या रेट लगा है। बिकॉज इंटरेस्ट का रेट वही होता है, ओके, जिसके कारण ये डिले हुआ है। तो आज आपने फॉर एग्जांपल गुड्स बेचा है जिस पे 18%, तो इंटरेस्ट पे भी 18% ही लगेगा अगर आपको वो पेमेंट लेट आया। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने सर्विस दिया उसका 28%, तो भैया फिर वो इंटरेस्ट पे भी 28% ही लगेगा। सो दैट्स इट। आई फील इफ द क्वेश्चन वुड हैव बीन मोर क्लियरर इट वुड हैव बीन बेटर, बिकॉज ये बंदा सिर्फ एक गुड्स या सर्विस नहीं दे रहा है, बहुत सारे गुड्स और बहुत सारी सर्विसेज दे रही है, इसीलिए क्या ये क्वेश्चन आ रहा है, नथिंग एल्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फटाफट से दोस्तों, ये अमेंडमेंट के ऊपर है, रिसेंट जो क्लैरिफिकेशंस आए उसके ऊपर बात हो रही है। अक्षरा और नैतिक की, उन्होंने बुक की है टिकट एनिमल की while purchasing ticket online on PVR app. नैतिक booked for combo offer where he paid for ticket and a mini meal of 500. तो भैया ने ऐप से ही क्या 500 रुपये का क्या है एक मिनी मील भी ले लिया और टिकट भी खरीद ली। तो जब ये कॉम्बो ऑफर होता है तब इस केस में भैया इसको क्या बोला जाएगा, 500 रुपये को क्या बोला जाएगा, रेस्टोरेंट सर्विस या फिर सिनेमा सर्विस। तो बोला है सिनेमा सर्विस, बिकॉज ये कॉम्पोजिट सप्लाई है और प्रिंसिपल सप्लाई है कि मैं मूवी देखने जा रहा हूँ ना कि पॉपकॉर्न खाने। ओके, विच क्लियरली डिपेंड्स एक्चुअली ऑन द मूवी। मूवी खराब है तो पॉपकॉर्न ही खाएंगे, अच्छा है तो भैया मूवी देखेंगे। ओके, मजाक कर रहा हूँ बेटा, ऑब्वियसली तो वहाँ पे पॉपकॉर्न खाने नहीं जा रहा, मूवी देखने जा रहा है, तो प्रिंसिपल सप्लाई वही है ना भाई, बस, ठीक है। नेक्स्ट, बट दोस्तों ऋषि एंड डिम्पल में कुछ अलग सीन है। वो लोग 12th फेल मूवी देखने जा रहे हैं, बुक माई शो के थ्रू सिर्फ उन्होंने टिकट्स परचेज की, उन्होंने पॉपकॉर्न समोसा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह क्या है कैंटीन जो है थिएटर के अंदर वहाँ से लिए। तो अब अगर उन्होंने अलग से सेपरेटली लिया है तो ये इंडिपेंडेंट सप्लाई माना जाएगा, और वो कैंटीन रेस्टोरेंट सर्विस दे रहा है ऐसा ही माना जाएगा। तो कैंटीन रेस्टोरेंट सर्विस दे रहा है और बुक माई शो से आपने टिकट खरीदे वो सिनेमा सर्विस होगी, इस तरह से उसके रेट्स अप्लाई होंगे। नेक्स्ट इज दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स हैज सोल्ड फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स टू अकबर रिटेल स्टोर। बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे कि भैया दमदम ने रेफ्रिजरेटर, स्टेबलाइजर, एलईडी, स्प्लिट एसी, स्टेबलाइजर फॉर एसी, ये सब बेचा है, ठीक है। अब कर क्या रहा है वो, उसने सिंगल इनवॉइस इशू किया फॉर अ सिंगल प्राइस अबव फॉर ऑल द आइटम्स। तो हैज इशूड अ सिंगल इनवॉइस फॉर अ सिंगल प्राइस अबव आइटम्स, हैज बीन गिवन अ सिंगल चेक 1 लाख फॉर ऑल द आइटम्स, स्टेट द टाइप ऑफ सप्लाई एंड द रेट। तो दोस्त अगर उसने सिंगल इनवॉइस इशू किया है फॉर अ सिंगल प्राइस तो ख़त्म, तो ये मिक्स सप्लाई है, और इस पे क्या है पूरी वैल्यू पे एक ही रेट लगेगा और वो है 28% इसका। बट अगर यहाँ पे ऐसा होता, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ इट इशूड सिंगल इनवॉइस बट हैज गिवन इंडिविजुअल प्राइजेस फॉर ऑल, ऐसा अगर होता तो फिर ये मिक्स सप्लाई नहीं होता, तो फिर रेट वैल्यू सबका रेट उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया जाता। ओके, ये चीज़ याद रखना कि मिक्स सप्लाई करना है तो सिंगल प्राइस होना ही पड़ेगा, ठीक है। लास्ट दोस्तों आता है क्वेश्चन नंबर 25, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सुनो। जीनो एंटरप्राइजेस, अ पार्टनरशिप फर्म, इज अ रेगुलर टैक्सेबल पर्सन इन गुवाहाटी, आसाम, एंड इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ एसी एंड इट्स एक्सेसरीज। अक्टूबर 22 की बात हो रही है। इंट्रा-स्टेट सप्लाई ऑफ एयर कंडीशनर टू कस्टमर्स इन असम, फ्रेट इज सेपरेटली चार्ज्ड इन इनवॉइसेस फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स एट कस्टमर्स डोर स्टेप। तो गुड्स 4 लाख का है, फ्रेट 1 लाख है, क्लियरली दोस्तों ये 5 लाख गिना जाएगा, और इस पे जो गुड्स का रेट होगा, तो गुड्स का रेट क्या है, एसी का रेट क्या है भाई 12%, वो 12% लग जाएगा, क्योंकि ये कॉम्पोजिट सप्लाई है। और ये बाकायदा बोला गया है कि अगर FOR बेसिस पे भेजा जाता है जहाँ पे सप्लायर विल अरेंज द एंटायर ट्रांसपोर्टेशन, तो फिर उस सिनेरियो में ओके सप्लायर जो फ्रेट इंक्लूड कर रहा है वो कंपोजिट सप्लाई का पार्ट बन जाएगा और पूरी वैल्यू पे एक ही रेट लगेगा गुड्स का। नेक्स्ट, इंट्रा स्टेट
और ये इंट्रा था तो ऑब्वियसली CGST SGST। अच्छा, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज रिपेयरिंग सर्विसेज वेर इन अपार्ट फ्रॉम चार्जिंग सर्विस चार्जेस कॉस्ट ऑफ पार्ट्स प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स इज ऑल्सो चार्ज फॉर कंसिडरेशन फॉर सेम ओके एंड इज सेपरेटली मेंशन इन द इनवॉइस। तो वैल्यू ऑफ सर्विस कंपोनेंट 3 लाख है, स्पेयर पार्ट कंपोनेंट 50,000 है। दोस्तों ये भी क्या है याद रखना, एक कंपोजिट सप्लाई ही क्या है मैं मानूंगा। इन्होंने पता नहीं 2 व्यूज़ लिए, कंपोजिट भी लिया मिक्स भी लिया, पर मेरे हिसाब से कंपोजिट ही है ये। बिकॉज आपका मेजर पार्ट क्या है कि भाई आप सर्विस दे रहे हो और सर्विस के साथ साथ ऑब्वियसली क्या है पार्ट्स लगते हैं भाई, ये नेचुरली बंडल्ड है। यस, अभी एसी रिपेयर करवा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ पार्ट तो बिगड़ा हुआ को रिप्लेस करना पड़ेगा ना, तो वो मेरी सर्विस का ही पार्ट है। एंड इसीलिए यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई होगा एंड ऑब्वियसली ओके आपका जो सर्विस दे रहे हो आप एसी का उस पर 18% लग जाएगा। अगेन CGST SGST। In order to enhance their sales and to clear stock of old models of AC, Gino made a combo offer कि भैया अगर आप AC खरीदते हो along with stabilizer, the same is offered at 20,000 as against original price of 30 if these are separately purchased। ओके, तो अगर साथ में कर रहे हो तो 20,000, पर अलग अलग करोगे ये तो भाई 30,000 का पड़ेगा कॉस्ट। ड्यूरिंग October 22, Gino has made interstate supply of 10 number of such combos। ओके, तो भैया 20,000 के ऐसे 10 कॉम्बो बेचे हैं, यानी कि 2 लाख का सेल हुआ है। करेक्ट। तो क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स इट इज़ अ मिक्स सप्लाई। और यहाँ पे अगर आप स्टेबलाइजर का कॉस्ट देखोगे तो वो 18% है और एसी का है 12, तो यहाँ पे 18% लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मिक्स सप्लाई है, क्योंकि ये मिक्स सप्लाई है। ये साथ में ही नहीं दिया जाता, हमेशा अलग अलग भी दिया जाता है, ठीक है। पर सिंस यहाँ पे दोनों साथ में दिया जाता है और यहाँ पे सिंगल प्राइस है 20,000, तो भैया 18% लग जाएगा 2 लाख पे। और ये सप्लाई भी कौन सा है? इंटरस्टेट, तो IGST की बात हो डन। अब लास्ट परचेज की बात हो रही, तो ITC की बात हो रही है कि बिजनेस एयर क्लास टिकट फ्रॉम फॉर इंटरस्टेट ट्रैवल फ्रॉम गुवाहाटी एयरपोर्ट टू दरभंगा एयरपोर्ट फॉर इट्स एग्जीक्यूटिव्स रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ कंसर्न। बेसिक फेयर 40,000, CGST का रेट है ये एयरलाइन वाले में 5%। ओके, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि भैया ऑल फिगर्स अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ GST। सबसे पहले तो याद रखो कि टू और फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड बगडोगरा अगर जाता है एयर, तो उसमें इकोनॉमी क्लास में एग्जेम्पशन मिलता है, बिजनेस क्लास अभी भी टैक्सेबल है, ठीक है। पर याद रखना भले ही वो टैक्सेबल हो पर ITC आपको मिल जाएगा। तो अगर रिसीवेंट रजिस्टर्ड है तो उसका ही लोकेशन गिना जाता है एज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो आप टेंशन मत लो, बिंदास इसका आपको ITC मिल जाएगा, और वो भी 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5% का, ठीक है डन। ओके, बी वाला पार्ट क्या है? इन रिस्पेक्ट ऑफ द फ्यू इनवॉइसेस रिलेटिंग टू 21-22 इन्वॉल्विंग ITC ऑफ C 20,000 S 20,000 I 80,000 was not taken earlier, Gino now wants to avail ITC in respect of such invoices in the current month। तो ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 21-22। हम लोग बात कर रहे हैं 22 की, पर कौन सा मंथ है? अक्टूबर, ठीक है। तो 21-22 के इनवॉइसेस है और हम लोग अभी अक्टूबर 22 में है। तो दोस्तों क्लियरली बात है कि अब इनवॉइस का सीन कुछ ऐसा है कि आप अपने पिछले साल के इनवॉइसेस का ITC ले सकते हो अप टू 30 नवंबर। पहले ये डेट 20 अक्टूबर हुआ करती थी, पर अब ये 30 नवंबर हो गई है और अभी भी अक्टूबर में ही हो, नवंबर में नहीं हो। इसीलिए आपको इन इनवॉइसेस का भी मिल जाएगा क्या? ITC। ओके, इसका आंसर चेंज कर लेना अकॉर्डिंगली, इसके आंसर में शायद ऊपर नीचे हो सकता है। एज पर 16(4) द अच्छा ओके ग्रेट, अलाउ कर दिया है ना? ओ लवली डन, ठीक। मुझे लगा नहीं होगा, सो माय बैड, ठीक कर दिया है पर तो बेस्ट है। ओके डन डन डन। ये भी क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू दैट बिजनेस क्लास वाला पॉइंट। एंड सभी पॉइंट अच्छे थे यार, पर वो बिजनेस क्लास वाला पॉइंट अच्छा लगा और ये भी पॉइंट अच्छा लगा, सेकेंड वाला, ठीक है डन। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे ख़त्म होता है हमारे सप्लाई चैप्टर के सबसे ट्रिकी, डिफ़िकल्ट और जितने भी पॉसिबल एडजस्टमेंट्स मैं करवा सकता था वो सब इसके अंदर आ गए हैं फ्रॉम ऑल द ICI मटेरियल।
होप यू लाइक इट. इफ यू जेन्यूनली लाइक इट प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों. मीन्स अ लॉट, राइट, मीन्स अ लॉट. और अगर दोस्तों आपको चाहिए कौन सा वीडियो, मॉनेटरी लिमिट्स का वीडियो एंड ड्यू डेट्स वाला वीडियो, तो टाइप कीजिए ड्यू डेट मांगता है सर इन द कमेंट सेक्शन. अगर आ गए दोस्तों 20 कमेंट, करवा दूंगा भाई, टेंशन मत लो. चलो, आदियोस अमीगोस, hasta la vista माय डियर फ्रेंड्स. आई होप आपको अच्छा लगा. ओके, एंड आई होप आप खुश है ये एफर्ट से. हंसते हंसते कर जाएंगे आईडीटी के रास्ते. यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स का टीचर सीए करण शेठ, और शुरू करेंगे हम लोग अभी ई वे बिल का OCOQ. यस माय डियर फ्रेंड्स, ऑल एडजस्टमेंट्स इन वन क्वेश्चन. दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन 1 की, जहां पे वी विल बेसिकली कंप्यूट कंसाइनमेंट वैल्यू. यस, कंसाइनमेंट वैल्यू के बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स दोस्तों ई वे बिल के अंदर पूछे जा सकते हैं, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हैप्पी एक कंपनी है और उसकी 3 ब्रांचेस है, राइट. एक है अपना राम स्टोर, एक है मोहन स्टोर, और एक है श्याम स्टोर. ठीक है, और तीनों अलग अलग इनवॉइस भेजते हैं, और जो ऑर्डर उसे मिला है कहाँ से, किशन से, ओके, उसे उस प्रोक्योरमेंट को वो सेटिस्फाई करते हैं. अच्छा, किशन ने कितने का ऑर्डर दिया है, 1,20,000 का. तो अभी यहाँ पे होता क्या है, जो राम है, ओके, राम स्टोर है, वहाँ से ऑर्डर जाता है 43,000 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 43,000 का. फिर श्याम 45, और रिमेनिंग जो है 52 इज फ्रॉम मोहन. ठीक है, तो 43, 45, 52. नाउ द थिंग इज कि एवरीथिंग आउट हियर, ओके, इज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी. ठीक है, परफेक्ट. तो आज दोस्तों यहाँ पे 3 अलग अलग इनवॉइस बनते हैं, और 3 अलग अलग जगह से मूवमेंट हो रही है. ठीक है, 3 अलग अलग जगह से मूवमेंट हो रही है, ओके, और 3 अलग अलग जगह से 3 अलग अलग इनवॉइसेस बनते हैं. तो याद रखना, कंसाइनमेंट वैल्यू भी इसी तरह से चेक करना है, इनवॉइस वाइज चेक करना है आपको, समझा. यस, तो आपको यही चेक करना है कि भैया 18% जीएसटी है, तो मैं देखूंगा कि भैया पहला जो है 43,000 मल्टीप्लाई बाय 1.18, राइट, तो 50,740 होता है. फिर 45,000 मल्टीप्लाई बाय 1.18, ये भी 50,000 के ऊपर है. और ऑब्वियसली जो 52,000 है वो तो वैसे ही क्या है, विदाउट जीएसटी 52,000 है, प्लस ऐड करेंगे तो और बढ़ जाएगा. तो बेसिकली ये तीनों केस में माय डियर फ्रेंड्स याद रखना 50,000 के ऊपर आता है कंसाइनमेंट वैल्यू, राइट. और कंसाइनमेंट वैल्यू में टैक्सेबल सप्लाईज में आप टैक्सेबल सप्लाईज के साथ साथ जीएसटी भी ऐड करेंगे, ये भी याद रख लेना माय डियर फ्रेंड्स. एंड इस तरह से तीनों को ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा. गॉट इट. हाँ, अगर ऐसा होता फॉर एग्जाम्पल किशन के सॉरी अपना कौन है, राम स्टोर के केस में, लेट्स से ऐसा होता कि 40,000 होता वैल्यू, राइट, तो मल्टीप्लाई बाय 18 करता हूँ तो 47,200 आता, तो दैट इज नॉट एक्सीडिंग 50,000. तो फिर राम स्टोर के केस में नहीं करता, और श्याम, और फिर जो और कौन है भाई, श्याम स्टोर है और मोहन स्टोर है, उसके केस में मैं कर देता, क्योंकि वहाँ पे 50,000 के ऊपर जा रहा है, राइट. ये केस है, ये पर ये अजम्पशन के साथ था, इफ यू हैव लॉस्ट इन द कॉन्वर्जेशन, के राम स्टोर में 43,000 के बदले 40,000 का माल गया है एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी. ठीक है, डन. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. क्वेश्चन नंबर 2 में बात है कि भैया स्क्वायर लिमिटेड रजिस्टर्ड इन एपी सेंड्स गुड्स टू इट्स जॉब वर्कर क्यूब एंड को इन कर्नाटका विच इज ऑल्सो रजिस्टर्ड इन जीएसटी. ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आंध्र प्रदेश से कर्नाटका जा रहा है, तो इंटरस्टेट ट्रांसफर हो रहा है गुड्स का, इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा है गुड्स का, और कौन से गुड्स का, जहाँ पे प्रिंसिपल जॉब वर्कर को भेज रहा है. ऐसे केस में दोस्तों मैं वैल्यू देखूंगा ही नहीं, मेरे लिए यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट मायने ही नहीं रखता, यहाँ पे कंपलसरी ई वे बिल जनरेट करना ही पड़ेगा. ठीक है, डन. नेक्स्ट इज, अगर आप भीष्म ऑफ तेलंगाना हो, जिसने बिजनेस शुरू किया है नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स में एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, और उसे तमिलनाडु से ऑर्डर आता है, ठीक है, 30,000 का, तो फिर इस केस में माय डियर फ्रेंड्स ये जो इंटरस्टेट ट्रांसफर हो रहा है, सॉरी इंटरस्टेट रादर सप्लाई हो रहा है ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, क्या उस केस में ई वे बिल जनरेट होगा? यस, इस केस में भी
ई वे बिल जनरेट होगा। और मैं यहाँ पे 30,000 को क्लियरली नहीं देखूंगा माय डियर फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी थ्रेशोल्ड लिमिट मैटर नहीं करता। नेक्स्ट, measures ABC manufacturers registered in West Bengal sold AC to a retail seller in Bhubaneswar at a value of 49,000 excluding GST at the rate 18%. Now it wants to send the consignment of AC machine to retail seller in Bhubaneswar. You are required to advise whether e-way bill is mandatory, what will be the consequence. ठीक है, तो 49,000 है प्लस ऑब्वियसली GST एट द रेट 18% करूँगा तो भैया वो 50,000 के ऊपर चला जाएगा। तो सबसे पहले कंसाइनमेंट वैल्यू क्या मोर देन 50,000 है? यस। और ट्रांजैक्शन भी कहाँ हो रहा है बेटा? ओके, रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल, सोल्ड टू रिटेलर इन भुवनेश्वर। ठीक है, तो क्लियरली ये इंटरस्टेट जाता है बिकॉज भुवनेश्वर इज इन ओडिशा। तो सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, इंटरस्टेट सप्लाई हो रहा है यहाँ पे, कंसाइनमेंट वैल्यू इज मोर देन 50,000, करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे ई वे बिल जनरेट, ओके, तो बेटा बैंड बच जाएगी। ओके, बताइए यहाँ पे ऑफेंस कौन सा लगेगा? बताइए बेटा, याद करो बेटा, याद करो माय डियर फ्रेंड्स, याद करो। यस, यहाँ पे दो जेल, पहले तो 122 1 ट्रिगर हो जाएगा तो दूसरा 122 129 ट्रिगर हो जाएगा। 122 1 कैसे ट्रिगर होगा सर? ये कहाँ पे है? यहाँ पे है मेरे बंधु, देखो, ट्रांसपोर्ट्स टैक्सेबल गुड्स विदाउट डॉक्यूमेंट्स। यस, तो ये भी एक गुना लग जाएगा 122 1 के तहत, जहाँ पे 10,000 रुपीज़ या फिर अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड विच एवर इज हायर, या फिर दोस्तों 129 लग जाएगा जहाँ पे क्लियरली डिटेंशन किया जाएगा, सीजर किया जाएगा आपके गुड्स को भी और आपके कन्वेंस को भी। तो ओनर ऑफ कन्वेंस को अलग पेनल्टी है और ओनर ऑफ गुड्स को अलग पेनल्टी है, डिपेंडिंग ऑन के वो डज ही कम फॉरवर्ड और डज नॉट कम फॉरवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो यहाँ पे मेजर्स सकूरा एंटरप्राइज मेड एन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स 47,500 एंड एग्जाम गुड्स इज 2,000। रेट ऑफ IGST 6%। ओके, रेट ऑफ IGST फॉर टैक्सेबल सप्लाई वॉज 6%। ठीक है, ऐसा कोई रेट है नहीं पर उन्होंने अभी दिया है तो कर देंगे, और IGST का रेट है तो फुल रेट ही होगा। चलो CGST अगर होता तो मैं 12 अज्यूम कर लेता, पर ये तो IGST है तो पूरा ही रेट होगा, तो जो रेट दिया है वो ले लेने का। डिटरमाइन विद ब्रीफ रीजंस वेदर ई वे बिल इज मैंडेटरी इन अबव केस। तो दोस्तों 47,500 का ओके मैं क्या कर दूंगा, 6% ऐड कर दूंगा, राइट? तो इट इज़ 50,350, करेक्ट, इट इज़ 50,350। पर याद रखना कंसाइनमेंट वैल्यू 50,350 होगा, यानी 47,500 प्लस 6% हो जाएगा। ठीक है, यस, ओके, ये चीज़ प्लीज़ याद रखना। और यहाँ पे इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स वैल्यूड एट 47,500 लिखा है एंड एग्जाम सप्लाई 2,000 लिखा है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो ये चीज़ प्लीज़ याद रखना माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पे एग्जाम सप्लाईज को आप तवज्जो दोगे ही नहीं। ओके, आप इंक्लूड ही नहीं करोगे कंसाइनमेंट वैल्यू के अंदर, आप सिर्फ लोगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड टैक्स अमाउंट, दैट्स इट। अगर वो 50,000 एक्सीड करता है कंसाइनमेंट वैल्यू तो ई वे बिल जनरेट करना है, जो इस केस में है बिकॉज यहाँ पे 50,350 आ जाता है आंसर, राइट? पर अगर ये इसके नीचे आता, राइट, 50,000 के नीचे आता तो क्लियरली ई वे बिल जनरेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस एग्जाम सप्लाई को इंक्लूड मत करना। ठीक है, नेक्स्ट, मेजर्स बोट लिमिटेड मेड एन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ एग्जाम गुड्स वैल्यूड एट 52,000, डिटरमाइन वेदर ई वे बिल इज रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। ये क्लियरली दोस्तों उन्होंने ही रूल्स में दिया है, राइट, कि अगर आपका गुड्स है वो एग्जाम्शन नोटिफिकेशन के तहत कवर होता है और आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो भैया आपको ई वे बिल जनरेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, डन। नेक्स्ट दोस्तों बात कर रहे हैं हम लोग वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल के रिलेशन में, कि अगर वैलिडिटी पूछ लिया भाई, ठीक है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना आता है? तो सिंपल सी बात है, ओवर डायमेंशनल कार्गो के लिए दोस्तों 20 किलोमीटर है, ओके, एक दिन का वैलिडिटी, और अदर देन ओवर डायमेंशनल के लिए है दोस्तों 200 किलोमीटर। ठीक है, और मल्टी शिपमेंट है, मल्टी मॉडल शिपमेंट अगर कर रहे हैं, यानी कि 3-4 तरीके से क्या है आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं अपने गुड्स को, जिसमें वन ऑफ द वे इज डेफिनेटली वेसल, तो फिर भैया उस केस में भी 20 किलोमीटर आ जाएगा जिसका वैलिडिटी 1 डे होगा। ठीक है,
तो अभी ई-वे बिल जनरेटेड कभी है 9 मार्च 11:30 PM। ओके, 111 किलोमीटर ओवर डायमेंशनल कार्गो, तो 111 को डिवाइड करो 20 से, 5.55 आ रहा है। सिंपल, 5 के बाद कोई भी पॉइंट आए बेटा, सिंपल सी बात है, वो पार्ट देयर ऑफ में क्या है, नेक्स्ट पे ही राउंड ऑफ होगा, यानी कि सिंपल सी बात है 6 डेज। अब 9 मार्च 11:30 को किया है, इसका काउंटिंग शुरू होगा तेरा, ओके सिंपल सी बात है, 9 से 10 मार्च की मिडनाइट को, और ख़त्म होगा इसका काउंटिंग 10 से 11। तो 10-11 को पहला दिन होगा, फिर 11-12, 12-13, 13-14, 14-15 एंड 15-16, 1 2 3 4 5 6। ओके, 15th 16th का जो मिडनाइट है, ओके 15-16 का जो मिडनाइट है दोस्तों, वो दिन आपका वैलिडिटी खत्म होगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्या है माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो। अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो के केस में क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, वेरी 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 सिंपल। 456 किलोमीटर है, 456 डिवाइडेड बाय 200 कर दो, तो ये 2.28 आ जाएगा, यानी कि 3 डेज आ जाएगा। और 72 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मल्टी मॉडल है तो वो भी डिवाइड बाय 20 होगा, तो ये भी 3.6 आ जाएगा, यानी कि 4 डेज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स 27 दिसंबर है, 1:30 AM। तो बात हो रही है क्या, वेरी 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 सिंपल, गाल पे डिम्पल। ओके, कि भैया आज 27 दिसंबर की बात है, 1:30 AM है, तो आज 27-28 को ओके आप शुरू करेंगे, 28-29 को एक दिन ख़त्म होगा। ओके, 30 दिसंबर का दिन है, याद रखना, 30-31, ओके फिर 31-1, कितने दिन है, 3 डेज है ना, 1 2 3, यस, तो 31-1 आ जाएगा, है 30-31, एक सेकेंड, 28-29, ओ आई एम सो सॉरी, 29 30 31, माई बैड, परफेक्ट। ठीक है, चलो आंसर वेरीफाई करके लिखा है उसका मतलब। ओके, नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड, सिंपल सी बात है। ओके, बात कर रहे हैं हम लोग 4 डेज की, तो 1 जून 5:30 बजे की है, तो भैया 1 से 2 जून पे शुरू होगा, ख़त्म होगा 2-3 को, 3-4, 4-5, 5-6, 1 2 3 4, ओके 5-6 मिडनाइट। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस सर। ठीक है, डन। नेक्स्ट दोस्तों बात कर रहे हैं हम लोग हर हर शंभू शंभू। ओके, तो शंभू एक ट्रेडर है दोस्तों, रजिस्टर्ड इन दिल्ली, इज एंगेज्ड इन होलसेल बिजनेस ऑफ टॉय फॉर किड्स। नंदी रजिस्टर्ड ओके अंडर GST इन पटियाला। ओके, अ रेगुलर रिटर्न फाइलर supplies toys in bulk to Mr. Shambhu for selling goods to end consumer. Shambhu, paying tax in regular scheme, has not filed GST for 2 months. Nandi wants to generate e-way bill for toys amounting to 5 lakh to be supplied to Shambhu. नंदी सप्लायर है किसका, शंभू का, शंभू एंड कंज्यूमर। ठीक है, और ये रेगुलर टैक्स पेयर है बेटा, ये हो जाता है इरेगुलर। ठीक है, also Mr. Narayan from Jammu approached Shambhu for purchasing toys amounting to 75,000 for the purpose of return gift on his son's birthday party. Shambhu wants to generate an e-way bill in respect of outward supply to Mr. Narayan. ठीक है, अब क्या होगा भैया विथ रिस्पेक्ट टू नंदी एंड शंभू? शंभू नहीं कर पाएगा, नंदी कर पाएगा, सिंपल, यही अमेंडमेंट बोलता है। ठीक है, तो अगर बेटा तू क्या है 2 टैक्स पीरियड से अपने रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, ठीक है, तो भैया ख़त्म, तेरा केस तो निकलेगा। तेरा बेटा मैं आउटवर्ड सप्लाई करवाना ही इतना मुश्किल कर दूंगा कि तेरी बैंड तेरी फटी पड़ी रहेगी। वे तू जा तो सही साले ई-वे बिल के बिना, हिम्मत है जा चल, बीच में ऐसा तेरे को पकड़ लेगा कोई, फिर भरना बेटा क्या 18 नहीं 36% टैक्स, 200% टैक्स अमाउंट है ना, हाँ उतना तो पेनल्टी है बेटा, हाँ याद रखना। ठीक है, तो यही केस है दोस्तों। ओके, बस याद रखना, यही रूल 138E बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, TBC jewelers have sent jewelry of consignment value 100 lakhs to Radhika Ambani on approval basis on 7th March for pre-wedding. अभी देखो अगर ये लोग ज्वेलरी भेजेंगे भैया तो रियल ज्वेलरी ही होगी, और ये अज्यूम ही किया जाएगा कि रियल ज्वेलरी ही है, क्योंकि इमिटेशन ज्वेलरी नहीं लिखा है वहाँ पे। तो क्लियरली दोस्तों ई-वे बिल जनरेट नहीं होगा, बिकॉज ऑफ अ वेरी सिंपल रीज़न, क्योंकि अगर ज्वेलरी के ट्रांसपोर्टेशन में ई-वे बिल दे दिया और वहाँ पे ये डिटेल किसी ग्रीडी ऑफिसर ने देख लिया पोर्टल पे,
सीधा बेटा वो अपनी पलटन भेजेगा कि ये गाड़ी को अटैक करो, इसमें साला 1000 लाख का क्या माँ कसम सोना पड़ा है, अपनी 10 पूछते भी बेटा क्या पैसा उसमें कम नहीं पड़ेगा। तो ऑब्वियसली क्या है, वो लोग बहुत सीक्रेटिव तरीके से करते हैं, उनको कहीं को किसी को भी क्या अपना एड्रेस नहीं बताना, टाइम नहीं बताना कब ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, नेक्स्ट, जोएल लुकास हैव सेंट इमिटेशन ज्वेलरी ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू 48,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी टू अनिल अंबानी। अभी अनिल अंबानी की ऑक्सी इतनी है बेटा कि वो क्या इमिटेशन ज्वेलरी ही खरीदेगा अपनी वाइफ के लिए। क्लियरली 48,000 प्लस जीएसटी 18% आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे, और कंसाइनमेंट वैल्यू इज मोर देन 50,000, ई वे बिल जनरेट होगा क्योंकि ये इमिटेशन ज्वेलरी है, रियल ज्वेलरी में नहीं करना, इमिटेशन ज्वेलरी में करना है बेटा ई वे बिल जनरेट। नेक्स्ट, अदानी ट्रांसपोर्ट गुड्स बाय हायरिंग मिस्टर बच्चन who transport goods from Mumbai to Pune in a bullock cart। बुलक कार्ट है बेटा, नॉन मोटराइज्ड व्हीकल है ये। क्या है? नॉन मोटराइज्ड व्हीकल। इसमें भैया कभी भी मैं कंसाइनमेंट वैल्यू देखूंगा ही नहीं, सीधा कन्वेंस को देख के ही बोलूंगा नो नीड टू जनरेट ई वे बिल। अच्छा, बीपीसीएल ट्रांसपोर्ट्स पेट्रोल फ्रॉम इट्स, आप समझो ना, ई वे बिल में पार्ट बी में क्या इन्फॉर्मेशन लिखे, कौन सा व्हीकल नंबर लिखेगा इसमें? लॉरी रिसीट, रेलवे रिसीट, एयरवे बिल आएगा, गाय का नंबर होता है साले। ओके, आज नेक्स्ट क्या है? बीपीसीएल ट्रांसपोर्ट्स क्या है? पेट्रोल फ्रॉम इट्स रिफाइनरी इन जामनगर टू इट्स डेपो इन मुंबई वेयर द कंसाइनमेंट वैल्यू इज 55,000। दोस्तों पेट्रोल है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई से ई वे बिल जनरेट नहीं करना है आपको। नेक्स्ट, PepsiCo has loaded 100 liters of beverage in its truck and sent to Wayment Bridge that was 15 kilometers away from the factory। दोस्तों since it is within 20 kilometers, no need to generate e-way bill। Next, Tropicana has loaded 100 liters and that is 21 kilometers from, तो definitely e-way bill लगेगा because it is exceeding 20 kilometers from its factory, the Wayment Bridge। ठीक है, next, Mr. Modi registered in Mumbai ordered Mr. Rahul in Surat to deliver goods to Mr. Amit in Vadodara। How many e-way bills shall be generated? बेटा ई-वे बिल तो एक ही बार जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि मूवमेंट भी एक ही बार हुआ है। कैसे? फ्रॉम सूरत टू वडोदरा एक ही बार हुआ, एक ही बार हुआ बस। यस, ये चीज़ याद रखना कि राहुल बेटा इनवॉइस भेजेगा मोदी को और मोदी भेजेगा अमित को, तो राहुल या मोदी दोनों में से कोई भी एक बेटा क्या है, ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मिस्टर सवीन वांकेडे इंटरसेप्टेड अ ट्रक कैरिंग गुड्स that belonged to the consignor named SRK when the goods were being transported from Mumbai to Goa। The date and timing of interception was 2nd November 2 AM। When shall Mr. Wankhede submit the summary report? तो summary report तो बेटा 24 घंटे में दे देना आपको, और फाइनल रिपोर्ट 3 डेज के अंदर। एक्सटेंशन और 3 डेज का मिल जाएगा, और वो कमिश्नर ही दे सकता है एक्सटेंशन। अच्छा, इसके 24 घंटे या 3 दिन आपको एग्जैक्टली वैसे ही गिनना है जैसे वैलिडिटी गिनते थे आप। तो यार 2 नवंबर 2 AM को हुआ ये, राइट? तो आज 2 नवंबर 3 नवंबर को शुरू होगा काउंटिंग, 3 नवंबर ओके, और 4 नवंबर को ख़त्म होगा। तेरे 24 घंटे तो यहाँ पे ख़त्म होंगे, और तेरे जो 3 दिन है वो 3, 4, 4, 5, 5, 6 वो इस दिन ख़त्म होगा, 3rd डे। समझा क्या? यस, ओके। तो पहला आंसर है 3rd and 4th, एंड दूसरा आंसर है 5th and 6th ऑफ मिडनाइट। ठीक है, डन। इंपॉर्टेंट था ये, काफ़ी लोगों को नहीं पता काउंटिंग कैसे करना है, इसको प्लीज़ ध्यान रखना, प्लीज़ ध्यान रखना। कोई ट्रिकी क्वेश्चन में भी पूछूंगा मैं कल, अच्छा क्वेश्चन है, लाइक रियली लाइक इट। ठीक है, डन। लास्ट है दोस्तों, अ कन्वेंस कैरिंग 2 कंसाइनमेंट्स इज इंटरसेप्टेड एंड द पर्सन इन चार्ज ऑफ सच कन्वेंस प्रोड्यूसेस वैलिड ई-वे बिल्स, ओके, एंड अदर रिलेवेंट एविडेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ 20 कंसाइनमेंट्स बट इज अनेबल टू प्रोड्यूस द सेम विद रिस्पेक्ट टू रिमेनिंग कंसाइनमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे इस कैरिंग 25 कंसाइनमेंट्स वैसा लिखना, और 20 कंसाइनमेंट्स के रिलेशन में ई-वे बिल और उसके पास रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, रिमेनिंग नहीं है। तो याद रखना पूरा 25 डिटेंशन नहीं होगा, सिर्फ 5 ही होगा। 5 को डिटेन करो, सीज करो, चलेगा, क्योंकि उसके रिलेशन में आपके पास ई-वे बिल नहीं है, तो उसके रिलेशन में 129 लग जाएगा। समझा? सबके रिलेशन में नहीं लगेगा, सिर्फ 5 के रिलेशन में लगेगा, ओके, जिसके रिलेशन में नॉन कंप्लायंस हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों
जितने भी मेजर पॉइंट्स है सब कवर कर लिए। बस मेरा आपसे यही निवेदन है कि अगर आप देख ही रहे हो ई वे बिल, then I will really just want you to see two things more. One is this part, okay, transfer of goods from one conveyance to another, right? तो उसमें क्या कंप्लायंस है, जैसे कि आपको अपडेट करना है, असाइन करना है, वो ज़रा देख लो। और दूसरा एक और था पार्ट बी, ओके, पार्ट बी का ये एस्पेक्ट देख लेना माय डियर फ्रेंड्स, राइट, जहाँ पे बोला गया है कि भैया कंजाइनर्स प्लेस ऑफ बिजनेस टू ट्रांसपोर्टर्स प्लेस ऑफ बिजनेस, तो भैया 50 किलोमीटर्स विद इन द स्टेट, आपको पार्ट बी लिखने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट बी के बिना ही ई वे बिल जनरेट करवा सकते। और ट्रांसपोर्टर्स प्लेस ऑफ बिजनेस टू कंजाइनीज प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन 50 किलोमीटर्स है विद इन द सेम स्टेट, तो यहाँ पे भी ओके, सिंपल सी बात है, पार्ट बी अपडेट करना ज़रूरी नहीं, यहाँ पे फर्निश करना ज़रूरी नहीं, यहाँ पे अपडेट करना ज़रूरी नहीं है। ये वर्ड फर्निश और अपडेट क्यों है, इसके लिए ई वे बिल का दोस्त एक बार मैराथन देख ले, मज़ा आ जाएगा, ठीक है, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एंड आई फील दैट्स इट। इसी के रिलेशन में क्या है, एक और क्वेश्चन को जा सकता है। दूसरा, आई थिंक एवरीथिंग इज कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू ई वे बिल इन दिस Q&A, एंड यू शुड बी रेस्ट एश्योर्ड, बिकॉज अगर ई वे बिल का कोई भी सम आया, you will certainly get it because you have not left any stone unturned। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये मटेरियल चाहिए तो वापस बोल रहा हूँ, PDF के लिए आप क्या है अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं अगेन दोस्तों MCQs लेता हूँ, हर रोज़ एक ट्रिकी क्वेश्चन डालता हूँ, मेरे GST अमेंडमेंट 1 मिनट सीरीज भी वहाँ पर डालता हूँ। There is a lot of good content that you can revise, okay, while you are getting bored or something like that। मज़ा आएगा आपको। Be a part of that community and please share it with your friends दोस्तों, it means the world to me if you share it with your friends दोस्तों, okay, because मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपसे कोई गुरु दक्षिणा नहीं ले रहा हूँ, तो ये गुरु दक्षिणा है कि आज आप एटलीस्ट 2 व्हाट्सएप ग्रुप या 2 टेलीग्राम ग्रुप में, ओके, हम लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है उसके बारे में बस बात करें, दैट्स इट, मेरे लिए बहुत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, डन। थैंक्स लॉट माय डियर फ्रेंड्स, आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। आदियोस अमिगोस, हasta la vista। अगर आपको वीडियो चाहिए विद रिस्पेक्ट टू कस्टम्स, कि कस्टम्स के Q&A आपको चाहिए, बिकॉज एक वैल्यूएशन का तो दे दिया, बट टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़ है, बैगेज है, राइट, रिफंड है, वेयर हाउसिंग है, तो टाइप कस्टम्स Q&A इन द कॉमेंट सेक्शन। इफ़ आई गेट एटलीस्ट 40 कमेंट्स तो मुझे लगेगा कि भैया हर एक बंदा जो देख रहा है उसने कमेंट किया है, एंड डेफिनेटली आई विल कम अप विद दैट वीडियो। टिल दैट टाइम, आदियोस अमिगोस, हasta la vista माय डियर फ्रेंड्स।